विश्वविद्यालय बीएसएनवी पीजी परिवार के उद्यमिता प्रकोष्ठ की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे प्राचार्य जी इस अवसर पर उपस्थित हो चुके हैं। साथ ही विपिन गुप्ता जी, आदरणीय विपिन गुप्ता जी भी उपस्थित हैं, जो कि प्रोफेशनल स्टडीज़ के मैनेजमेंट के मेंबर हैं। और अब मैं आज के अपने मुख्य वक्ता इंजीनियर श्री अभिनव श्रीवास्तव जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वो मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री उद्यमिता प्रकोष्ठ ने आज की इस कार्यशाला का आयोजन किया है। इस अवसर पर हमारे बीच मुख्य वक्ता के तौर पे अभिनव श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। मैं अपने प्राचार्य जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया वे उनका बुके दे करके स्वागत और अभिनंदन करें। के निदेशक श्री राकेश चंद्रा जी से निवेदन करूंगी कि कृपया वे आज के मुख्य वक्ता को शॉल देकर सम्मानित करें, उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। जी से निवेदन करूंगी कि कृपया वे विपिन गुप्ता जी को बुके देकर के उनका स्वागत और अभिनंदन करें। संजय मिश्रा जी से निवेदन करूंगी कि कृपया वो बुके देकर हमारे प्राचार्य का स्वागत और अभिनंदन करें। धन्यवाद। किसी भी कार्यक्रम का जो आरंभ है वो सरस्वती वंदना के साथ करते हैं, तो मैं अपने मंच पे आसीन सभी अतिथि जनों से आग्रह करूंगी कि कृपया वे माता सरस्वती के चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें, वंदन करें, नमन करें। कृपया आप यहाँ पे आए और माँ सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित करें। सर थोड़ा सा आइए सर, आइए। उपासना पंखा बेटा, ये पंखा बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। एक इसकी वजह ये भी हो सकती है कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक जो समस्या हमें और दिखाई देती है समाज में, वो ये है कि जो बेरोजगारी दिखाई दे रही है उसकी वजह एक ये भी है कि हम जब महाविद्यालय से, विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करके निकलते हैं तो हम जॉब सीकर बन जाते हैं। हमें एक सोफिस्टिकेटेड सा जॉब चाहिए होता है जो कोई दूसरा हमें प्रोवाइड कराए। हम ये प्रयास नहीं करते कि हम दूसरे को जॉब प्रोवाइड कराएं, बल्कि हम खुद चाहते हैं कि हमें कोई जॉब प्रोवाइड कराए। और समस्या अर्थव्यवस्था की ये है, क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और उद्यमियों की भी कमी है अभी, तो हो क्या रहा है कि जितने भी रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं प्रतिवर्ष, उससे कहीं कहीं ज़्यादा महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से निकलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। तो एक गैप आ गया है। जितने रोजगार के अवसरों की संख्या है और जितने व्यक्ति रोजगार की मांग कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में गहरी खाई बन गई है। इस खाई को पाटने और इस समस्या का निदान करने के लिए महाविद्यालय की ओर से एक बहुत ही सराहनीय प्रयास किया गया है कि उद्यमिता प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। हम सभी ये मानते हैं, हमारे जितने भी शिक्षक हैं, हमारे प्राचार्य, हमारे प्रबंधक, हम सबका ये मानना है
कि आजकल का जो युवा है, आप सब जो विद्यार्थी हैं, उनमें योग्यता की कोई कमी नहीं है, उनमें कर्मठता की कोई कमी नहीं है, उनमें ज्ञान की कोई कमी नहीं है, जानकारी की कोई कमी नहीं है, उनमें रिस्क टेकिंग की जो भावना होनी चाहिए उसकी कोई कमी नहीं है। परंतु कहीं ना कहीं क्योंकि सही मार्गदर्शन आपको नहीं मिल पा रहा है, या सही फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल पा रही है, या सही प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण जितने उद्यमी प्रतिवर्ष निकलने चाहिए, जितने स्टार्टअप्स होने चाहिए, जितनी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होनी चाहिए, नहीं हो पा रही हैं, और ये एक बेरोजगारी की बहुत बड़ी वजह है। इस समस्या के समाधान के लिए, जैसा कि मैंने बताया, उद्यमिता प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। आप सभी बच्चे जिनके अंदर, मुझे लगता है कि सभी के अंदर उद्यमी बनने की एक भावना होती है या स्किल होती है, सिर्फ हमें थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है या फाइनेंशियल असिस्टेंस और परामर्श की ज़रूरत है। कई बार हमें व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है। वो सब प्रोवाइड कराने का प्रयास महाविद्यालय के उद्यमिता प्रकोष्ठ की ओर से किया जा रहा है, आप सभी के हित के लिए। और इसी कड़ी में आज हमारा द्वितीय प्रयास है। हम पहला एक कार्यशाला आयोजित कर चुके हैं 3 सितंबर को, और आज 30 सितंबर को हम दूसरी कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं। जैसा कि आप शीर्षक देख रहे हैं, अर्न व्हाइल लर्न। ये एक ऐसा कार्यक्रम है, आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ, आप 4 साल अभी यहाँ पे हैं, ज़्यादातर फ्रेशर्स हैं यहाँ पे, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं। आप 4 साल ना सिर्फ अपनी पढ़ाई करेंगे, बल्कि साथ साथ में इस तरह के जितने भी कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज को करते हुए पढ़ाई के साथ साथ आप कुछ अर्न भी कर सकते हैं। तो 4 साल में आपको इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। आपकी जो भी हॉबी है आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसमें आगे प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आजीविका का साधन उसको बना सकते हैं। इसीलिए आज हमने अपने इस कार्यक्रम में इंजीनियर श्री अभिनव श्रीवास्तव जी को आमंत्रित किया है मुख्य वक्तव्य देने के लिए। अभिनव श्रीवास्तव जी मार्स लाइटनिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। साथ ही साथ में ये इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन लखनऊ चैप्टर के को चेयरमैन भी हैं। तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। साथ ही साथ में ये एलईडी लाइट मैन्युफैक्चरर हैं, साथ ही साथ में सोलर प्लांट्स के बिजनेस ट्रेनर भी हैं। तो इनकी उपलब्धियां बहुत ज़्यादा हैं और हमें लगता है इन्होंने जो अनुभव और जो उपलब्धियां हासिल करी हैं उनका आज हमारे बच्चों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए इंजीनियर श्री अभिनव श्रीवास्तव जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि कृपया वे यहाँ पे आएँ और हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को अपने वक्तव्य से लाभान्वित करें। अभिनव जी आए, मैं 2-3 बातें, क्योंकि जैसे कि मैडम ने कहा कि जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है और जितने कॉलेजेस से स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं तो उसमें रेशियो ठीक नहीं है। इसीलिए जो ये एक एमएसएमई सेक्टर ऐसा एक सेक्टर है जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि आप लोग जॉब्स के लिए मत जाइए। जैसे कि हर एक इच्छा होती है कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिल जाए, और यहाँ पर तो हम लोग सरकारी यूपी और जो ऐसे स्टेट्स हैं यहाँ पर तो हम लोग सरकारी नौकरी के लिए हमारे जितने भी, हम लोग भी जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे सभी चाहते थे कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, बड़ी सिक्योर जॉब रहती है और उसमें कोई रिस्क नहीं रहता। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह में जाएँ तो वहाँ कॉलेजेस के ज़्यादातर जो बच्चे निकलते हैं ये कभी नहीं सोचते कि हम गवर्नमेंट जॉब में जाएँ। वो एक या तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहते हैं या फिर वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं। तो मैं और अभिनव जी हम लोग दोनों एक इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और लघु उद्योग भारती, जो कि मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंटरप्रेन्योर्स की, हम लोग उसके सदस्य हैं। और हम लोगों ने इसीलिए ये चाहा है कि जो भी जैसे एक जो इसके पहले मैं क्या फाइनेंस में आए थे ना, वो प्रवीण द्विवेदी जी है, वही शायद आपका फर्स्ट सेशन हुआ था, वो भी हमारे दोनों संस्थाओं के सदस्य हैं। तो हम लोग इस प्रकार से और भी अपने जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको यहाँ पर ला के, और जो लोग पास आउट भी करें और जिनको फाइनेंस की भी जो प्रॉब्लम्स होगी हमारे एसोसिएशन में उसके लिए भी है। हम लोगों का बैंकों के साथ में काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहता है। कभी जो बैंक भी अपनी तरह से एनालाइज करते हैं, अगर कोई सही, अगर उनको लगता है कि एंटरप्रेन्योर कर सकता है, यहाँ पर तक कि गवर्नमेंट ने एक कोलैटरल फ्री लोन स्कीम चलाई है। वो सब ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास सिक्योरिटी देने के लिए, मॉर्गेज करने के लिए अपने पास कोई ऐसी मकान के या ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसके वो कागज़ जो है
वो प्लेज कर सकें, हाइपोथेटिकेट कर सकें। तो गवर्नमेंट की भी बड़ी स्कीम्स हैं और वो चाह रहे हैं कि इस प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े। तो जैसे जैसे आप लोग की रुचि होगी और हम लोग और भी ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और बैंकों के साथ भी हम लोग एक आप लोग को इंटरेक्शन, वो बैंक तो खैर अपने तरह से ही एनालाइज करेगा आपका प्रपोजल तो जो एनालाइज करेगा और वो समझेगा, तो वो भी मतलब फाइनेंस की भी कोई कमी नहीं है। तो सही माने जैसे मैडम ने कहा, स्टार्टअप्स भी आजकल स्टार्टअप्स का ज़माना है। आप देखिए बिल्कुल लोग जो कुछ भी नहीं जानते थे बहुत बड़े बड़े वो एंटरप्रेन्योर्स बन गए। तो सर्विस सेक्टर भी इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। इन सब शब्दों के साथ अभिनव जी को मैं खास तौर से ये धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये एक सफल उद्यमी तो है ही, इनका बहुत बड़ा ये रोजगार है, तब भी इनमें ये जज्बा है कि मैं और बाकी लोगों को भी सिखाऊं। बाकी आप फैक्ट्रियों में जाएंगे, शायद अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलती है, लेकिन ये चाहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ और भी लोग इसमें आएँ और इसमें सीखें और आगे बढ़ें। तो एक अभिनव जी के लिए बहुत बहुत क्या नाम है, क्लैपिंग जो है इसके लिए जरूरी है। इसके पहले ये रामस्वरूप कॉलेज में भी गए थे। रामस्वरूप कॉलेज में भी इन्होंने वहाँ के स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ सिखाया, और अभी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप था, वहाँ पर भी गए थे इन्होंने। वहाँ पर भी वहाँ पर वो थे फीमेल स्टूडेंट्स थे, इन्होंने काफ़ी बताया इसके बारे में। तो ज़्यादा तो मैं ख्याल अभिनव जी खुद ही बताएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ केकेवी के सभी आचार्यगण का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज मैं यहाँ पे आके एक मुख्य वक्ता के रूप में आप लोगों के समक्ष अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं, अपने अनुभव कुछ आपके साथ साझा कर सकूं, जिससे आप लोग भी उद्यमिता के लिए थोड़ा सा प्रेरित हो और एक सफल उद्यमी बने। जैसा कि अभी मैम ने बोला कि आप लोग कॉलेज से जब निकलते हो तो मोस्ट स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि हमको एक अच्छी सी कंपनी में जॉब मिल जाए, MNC में जॉब मिल जाए। यहाँ पे बैठे कई स्टूडेंट्स हैं, जैसा मैम बता रही थी कि सब फर्स्ट ईयर के हैं। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग क्या सपना लेकर आए? यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो MNC में जॉब करना चाहते हैं? कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं? प्लीज रेज योर हैंड। कोई जॉब नहीं करना चाहता? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो उद्यमी बनना चाहते हैं, माने अपना बिजनेस करना चाहते हैं? कुछ लोग तो वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर योरसेल्फ। बाकी कुछ लोगों ने तो दोनों में हाथ नहीं उठाया। वो लोग क्या करना चाहते हैं? एक गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। चलिए बढ़िया है, सिविल की तैयारी कर सकते हैं, अच्छी बात है, सिविल की तैयारी कीजिए। लेकिन देखिए आज एक ऐसे दौर में हम लोग गुजर रहे हैं, हम लोग एक ऐसे दौर में आ गए हैं जो पहले मैं प्रेजेंटेशंस देने के लिए पहले आपको थोड़ा सा भूमिका बता देता हूँ, मैं आपको क्या देने वाला हूँ आज यहाँ इस मंच से। देखिए मेरे पास एक आप लोगों के लिए मार्केटिंग की एक स्ट्रेटजी है कि कैसे आप मार्केट करोगे, मार्केटिंग क्यों करनी जरूरी है वो भी मैं बताऊंगा। साथ में सोलर के लिए क्या उपयोग, सोलर हमारी जीवन में क्यों उपयोगी है और इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम कैसे अपना रोजगार कर सकते हैं, इसको हम कैसे अपने घर में लगाकर अपनी बचत कर सकते हैं, कितनी बचत कर सकते हैं, ये सब कुछ हम बताएंगे। मार्केटिंग कैसे करनी है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है कि मार्केटिंग करनी है, कैसे बिजनेस को स्टार्ट करना है, ये सब हम आपको बताएंगे बारी बारी से। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैम बता रही थी कि आप लोगों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत सी अच्छी स्किल्स हैं। किसी की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होंगी, किसी की मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, किसी कोई काम बहुत अच्छे से कर रहा होगा, कोई कंप्यूटर बहुत अच्छा जानता होगा। आप ही में से ऐसे लोग होंगे जो बहुत कुछ ऐसी चीजें जानते होंगे जिसके बारे में आपको खुद नहीं पता है ना। और सही बात है कि केकेवी प्रशासन की मैं फिर से धन्यवाद और तारीफ करना चाहता हूं कि इन्होंने ऐसा एक कदम उठाया और इस तरीके की एक प्रकोष्ठ की व्यवस्था की जिससे ये जामवंत की तरह आपके समक्ष आए हैं, जो आप सबको हनुमान मानते हुए आपकी विद्याओं को आपको याद करा रहे हैं, आपको स्मरण कराने के लिए एक जामवंत की भूमिका निभा रहे हैं। तो आपको इनको धन्यवाद देना चाहिए और अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए। और अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देश अभी अपना जो भारत देश है, इससे भारत माँ से कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जो प्यार करते हैं?
लगभग सभी देश के लिए क्या कर सकते हैं? अगर आज आपसे बोला जाए कि आज भी हमारा देश अगर मान लीजिए गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ होता, मान लीजिए आज से हम करीब 100 साल पीछे जाते हैं और अभी जरूरत है भारतीय को सुभाष चंद्र बोस की, भगत सिंह की, तो क्या आप में से कोई सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह मिल सकते हैं? मिल सकते हैं। देखिए आज भी हमारी भारतीय गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है और आज भी हमें भगत सिंह चाहिए, हमें सुभाष चंद्र बोस चाहिए, हमको चंद्रशेखर आजाद चाहिए, हमें महात्मा गांधी चाहिए। आज भी हमें वही क्रांतिवीर चाहिए, बस समीकरण बदल गए। उस समय हमको हमारे ऊपर शासन था अंग्रेजों का। हमारी आवाज आ रही है आप लोग तक? उस समय हमारे ऊपर शासन था अंग्रेजों का, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन आज हम लोग आर्थिक गुलामी झेल रहे हैं। Am I right? आज महंगाई चरम पर है। दूसरे एक और शत्रु है हमारा जिसने हमें गुलाम बना रखा है और वो है भ्रष्टाचार। और ये दोनों ही चीजें एक ही सॉल्यूशन से सॉल्व हो सकती हैं और इसका एकमात्र सॉल्यूशन है वो उद्यमिता। जैसा मैम ने बोला बेरोजगारी बढ़ती जा रही है आज की डेट में, तो बेरोजगारी बढ़ क्यों रही है? कभी इस बारे में गौर कीजिए। बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आप लोग हमेशा उन लोगों से पीछे हैं जो उद्यमी हैं। या तो आप अपना विजन खुद क्लियर कीजिए या अपना विजन, अपना सपना खुद साकार कीजिए, नहीं तो फिर दूसरे के सपने को साकार करने में सहयोगी बनिए, यानी उसकी कंपनी में जाकर के जॉब कीजिए, है ना। तो अब बात यह आती है कि आज हमें किस तरीके की क्रांति लाने की जरूरत है। आज हमें आर्थिक क्रांति लाने की जरूरत है, आज हमें क्रांतिकारियों की जरूरत है, लेकिन कौन से क्रांतिकारियों की? आर्थिक क्रांतिकारियों की। और आर्थिक क्रांतिकारी कौन होता है? आर्थिक क्रांतिकारी वो हर शख्स है जो अपना उद्यम लगाता है या उद्यम लगाने वालों का सहयोग करता है। और क्योंकि देखिए देश का कोई भी विकास, आप चाइना को उठा लीजिए, जापान को उठा लीजिए, जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था और हमारे एक प्रदेश से भी छोटा देश है, हमारे 2-3 शहर मिलकर के एक जापान फॉर्म कर लेते हैं, मानते हैं, है ना। लेकिन आज वो हमसे कितना आगे है? आज वो 2050 में जी रहा है और हम लोग 2022 में जी रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि वो लोग इतना आगे निकल गए? चाइना में 90s तक कोई डेवलपमेंट नहीं था, नो डेवलपमेंट अप टू 90s, कोई डेवलपमेंट नहीं था। ऐसा क्या हुआ कि वो लोग आज इतना आगे आ गए, दूसरी अर्थव्यवस्था बन रहा है? कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली उद्यम, सिर्फ उद्यम लगा करके। यानी बेरोजगारी की जो समस्या है उसकी जननी है बेरोजगारी की जो समस्या है उसको जो हल करेगा, उस समस्या का एकमात्र हल है वो है उद्यम। रोजगारों के अवसरों की जननी अगर हम बोले तो वो उद्यम है। अब उद्यम लगाने का मतलब क्या है कि आप निकले, पढ़ के निकले, पढ़ाई किया आपने, अपना जो भी कोर्स कर रहे हैं, बीएससी, बीटेक, बी फार्मा, एमबीए, बीबीए, जो भी किसी भी तरीके का आप कोर्स कर रहे हैं, उसके बाद जब आप चाहते हो कि हम जाएं और जाकर के अपना बिजनेस लगाएं, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि मैं एक फैक्ट्री का मालिक बन जाऊं, मैं छोटा सा ही सही एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लूं। क्या आप में से कुछ लोग ऐसा सोचते हैं? सोचते हैं ना, जो अपना बिजनेस प्लान कर रहे हैं वो यही सोचते हैं ना कि एक छोटा सा कारखाना हो जाए फिर हमारा बिजनेस हो जाएगा। बिजनेस शुरू करने का पहला स्टेप क्या होता है आप लोगों का? एक छोटा सा ही सही, एक छोटा सा कारखाना जिसको हम डेवलप करें। लेकिन ये यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, जो कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कि सबसे पहले जरूरी है मार्केटिंग। मान लीजिए आज की डेट में आपने कोई भी रोजगार, तमामों गवर्नमेंट स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाती है, तमामों हम लोग भी जाते हैं, जगह जगह ट्रेनिंग देके चले आते हैं, लेकिन वो सेशंस फ्रूटफुल नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो सब डिपेंड करते हैं, वो सब इसी आशा में देखते रहते हैं हम लोगों को कि ये हमें मैन्युफैक्चरिंग सिखा रहे हैं, अब यही मार्केटिंग भी हमें प्रोवाइड करें, है ना। अब ये हम ही से माल खरीदेंगे और हमको केवल वो मिल जाएगी। तो सर अगर ऐसा होता तो ये तो सिर्फ एक मजदूरी हो गई। भाई हमने आपको काम सिखाया, अब हम आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर हम आपसे अपना रॉ मटेरियल ले रहे हैं और आपको मजदूरी दे रहे हैं। तो ये उद्यमिता कहाँ हो गई? ये उद्यमिता हुई? नहीं हुई ना। एक तो टाइप का मजबूरी हो गई, जॉब वर्क हो गया, है ना। इससे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे ना, आपकी कंट्री आगे बढ़ पाएगी।
एक उद्यमी अगर खड़ा होता है, एक अगर कारखाना लगता है, मान लीजिए एक छोटा सा ही कारखाना आपने लगाया, एक छोटी सी राशन की दुकान भी खोल दी, वो भी एक उद्यम है। या एक नॉर्मल आटा चक्की भी अगर किसी ने खोला, वो भी एक उद्यम है। लेकिन उसके बाद सोचो आप कितने लोगों के लिए रोजगार का सृजन करते हो। कैसे भाई, आप किसी से रॉ मटेरियल खरीदोगे, यानी आपका कुछ अंश उससे मिलेगा, जो ट्रांसपोर्टर आपके पास लेकर आएगा उसको कुछ मिलेगा, आपसे जो लेकर के रॉ मटेरियल जो फिनिश गुड्स लेकर के जाएगा ट्रांसपोर्टर, उसको रोजगार मिलेगा, जो आपका मटेरियल सेल करेगा, रिटेल करेगा, उसको मिलेगा। एंड यूजर तक पहुंचते पहुंचते आपको पता ही नहीं है प्रत्यक्ष रूप से आप कितनों को रोजगार दे देते हो ना, कोई भी एक उद्यम। अब इतने लोगों को अगर रोजगार मिलता जाएगा, अगर एक आदमी उद्यमी बनेगा, अभी मान लें केकेवी की ही स्ट्रेंथ की बात करें, आई थिंक 2000 के ऊपर 2000 के आसपास होगी, और 2000 कितनी सारा है 3000 के आसपास की केकेवी की है। और मात्र अगर मान लीजिए 100 उद्यमी भी यहाँ से निकल गए, 10% की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 10%, अगर 10% उद्यमी भी निकले तो ये आगे जाकर के कम से कम नहीं तो 10-10 लोगों को रोजगार देंगे, 100 लोग, और 100 लोग जब 10 लोग को रोजगार देंगे तो कितने लोग रोजगार का सृजन होगा? 1000 रोजगारों का सृजन हो जाएगा। एक कॉलेज से 1000 एक बैच 1000 रोजगार का सृजन कर रहा है, अगर इस तरीके के से चला। और जब उनको लोग देखेंगे तो और लोग प्रेरित होंगे। आज 100 निकल रहे हैं तो कल 200 निकलेंगे, परसों 300 निकलेंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा कि 80% 70% भी निकलेंगे। लेकिन फिर वही बात आती है कि हमारे स्टार्टअप्स फेल होते हैं। वो फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे पास मार्केटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, और हम सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग में चले जाते हैं और अपने बिजनेस का सुसाइड कर देते हैं। दूसरी तरफ हम आते हैं सोलर के ऊपर। आजकल क्योंकि अब देखिए वार्तालाप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ एक उदाहरण चाहिए होते हैं। गणित के भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे और उदाहरण का महत्व समझते होंगे, है ना। तो अब यहाँ पे हम उदाहरण के तौर पे अपने ही प्रोडक्ट्स को दे सकते हैं, तो हम आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझाएंगे। बाकी फॉर्मूले सेम होंगे, समीकरण सेम होंगी, थोड़ा बहुत बदलाव होगा, उसकी कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में उद्यम लगाना चाहें, आपको आज की प्रेजेंटेशन से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इस चीज का वादा लेकर के इस मंच से मैं जाऊंगा, और लास्ट में हम लोग एक क्वेरी सेशन भी रखेंगे जिसमें आप लोग अपनी कोई भी चीजें हमसे, कुछ भी डाउट्स हमसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये जैसा कि मैडम ने बताया, मेरा एलईडी लाइट्स का एक कारखाना है जिसे मैंने सन 2013 में शुरू किया था CFL के थ्रू, और उसके बाद फिर जो है हम लोग 2016 में एलईडी लाइट पे आए, मार्केट के कर्व को पहचानते हुए एलईडी लाइट पे स्विच किए, और 2021 में हम लोगों ने सोलर में एंट्री की, और आज सफलता से हम लोग सोलर कंसल्टेंसी दे रहे हैं, सोलर प्लांट्स स्टैब्लिश कर रहे हैं, सोलर इंडस्ट्रीज में भी लगा रहे हैं, घरों में भी लगा रहे हैं, दुकानों कमर्शियल भी लगा रहे हैं, और एग्रीकल्चर में भी लगा रहे हैं, लगभग हर इंडस्ट्रीज में जाकर लगा रहे हैं। इसके क्या फायदे हैं और आप लोग इसमें कैसे अपना रोजगार सृजन कर सकते हैं, एलईडी लाइट्स के क्षेत्र में कैसे रोजगार सृजन कर सकते हैं, या फिर कुछ भी आप उद्यम लगाना चाहते हैं उसमें कैसे रोजगार सृजन कर सकते हैं, आप सब चीजों में आपको आगे आने वाली प्रेजेंटेशन से पता चलेगा। लेकिन इसके पहले मैं, आप इतने अच्छे श्रोता गण आज मिले हैं, क्योंकि वक्ता तभी वक्ता होता है जब सामने अच्छा श्रोता हो, तो अब श्रोताओं के मन से चलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, देखिए मेरे पिटारे में अभी मार्केटिंग है, एलईडी लाइट्स के बारे में है, और दूसरा पिटारे में है सोलर सिस्टम्स के बारे में। सोलर सिस्टम क्या होता है, इसको लगा के आप अपने घर में बचत कैसे कर सकते हैं, आप इससे व्यापार कैसे कर सकते हैं, ये दो चीज़ें हैं। तो अब आप बताइए, पहले सोलर के बारे में जानना चाहेंगे कि पहले एलईडी लाइट्स के बारे में जानना चाहेंगे? बताइए। सोलर के बारे में, ओके। सोलर सिस्टम, सोलर के बारे में यहाँ आप लोग सब जानते हैं क्या चीज होती है ये? हाँ, ऐसा क्या चीज है? यहाँ फिजिक्स के कितने लोग बैठे हैं? ऐसी क्या चीज है जो सोलर से हमें एनर्जी कैसे मिल जाती है? कुछ आइडिया है? क्योंकि देखिए यहाँ कोई टरबाइन तो चल नहीं रही है, ना कोई हाइड्रो पावर प्लांट लगा है, ना ही कोई वो कोयले से हम टरबाइन को चला रहे हैं, गैस टरबाइन चला रहे हैं, घूम रही है, मोटर नहीं घूम रही है। तो हाउ एनर्जी इज क्रिएटेड,
कैसे एनर्जी बन रही है, कुछ आइडिया? सनलाइट से। सनलाइट क्या कर रहा है? सनलाइट हाँ सोलर पैनल एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी कैसे बनती है? सोलर पैनल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनती है? देखिए सोलार इंडस्ट्री में देखिए करना क्या होगा, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि एक रोजगार का, अगर आप सोलर में अपना रोजगार देख रहे हैं तो सबसे पहले किसी भी चीज में, अगर आप किसी भी क्षेत्र में अपना रोजगार सोच रहे हैं तो उस क्षेत्र के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप एक सलाह, और आज की डेट में देश को जरूरत है एक अच्छे सोलर सलाहकार, ठीक है? तो सोलार के बारे में मैं पहले थोड़ा बता देता हूँ कि सोलर एनर्जी कैसे बनती है। देखिए सनलाइट जब हमारे पैनल से पड़ता है तो पीएन जंक्शन पढ़ा है किसी ने? यस सर। है ना, वही चीज लगती है इसमें। एक्चुअली होता क्या है, डिप्रेशन लेयर होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी तरफ नहीं जाने देती है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब हमारा हीट से गर्म होता है सोलर पे, तो वो हम फिर सर्किट के थ्रू मूव कराते हैं और वहाँ पे अपना इन्वर्टर या कुछ भी लगा करके हम उसको इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम सर्किट में जोड़ के अपने घरों की लाइट्स चला लेते हैं, जो भी हमें जरूरत होती है, मोटर होती है वो हम चला लेते हैं, ठीक है? ये हमें सूर्य फ्री में देता है, बस केवल हमें इसको लेने के लिए, ग्रास्प करने के लिए एक सेटअप लगाना, मात्र इतना ही काम होता है सोलर का। अच्छा, अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं आपका सलाहकार, तो मैं अब देखिएगा मैं आपको बताता जाऊंगा कि कैसे आपको जाकर के अपने कस्टमर से डील करना है, अपने उससे क्लाइंट से डील करना है, उनको कैसे बताना है। और उससे पहले एक चीज और बता दें, उद्यमी बनने के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज जो होती है वो ये होती है, एक सफल उद्यमी वही होता है जो विन विन कंडीशंस पे काम करे। विन विन कंडीशंस जानते हैं क्या होती है? विन विन कंडीशंस वो होती है कि आपकी जीत तब मेरी। माने अगर मैं एलईडी लाइट्स बनाता हूं तो एलईडी लाइट्स को यूज करता है कौन? कस्टमर। यानी सबसे पहले कस्टमर जीतेगा, कस्टमर के बाद उससे जिसने खरीदा है वो इलेक्ट्रीशियन जीतेगा, इलेक्ट्रीशियन के बाद रिटेलर की भी हार नहीं होनी चाहिए, रिटेलर तक माल पहुंचाने वाले की भी नुकसान नहीं होना चाहिए, उसकी भी जीत होनी चाहिए। जब इतने लोग जीत जाएंगे तो एक उद्यमी कभी भी फेल होगा नहीं होगा ना। यानी कि आप कभी भी अपने क्लाइंट को लूट करके पास नहीं हो सकते, सक्सेस नहीं पा सकते। तो यानी कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग बनना होगा, अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को समझना होगा, सॉल्व करना होगा। तो एक सोलार कंसल्टेंट का क्या काम होता है? सबसे पहले जाके वो डेटा कलेक्ट करता है। जैसे मैं जाता हूँ किसी के पास या मेरे कोई भी इंजीनियर जाता है किसी कस्टमर के पास या क्लाइंट के पास, तो सबसे पहले उसका डेटा कलेक्ट करता है, उसका लोड रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उसके बाद वाकई में उसको कौन से प्लांट की जरूरत है वो सजेस्ट करते हैं। तो हम आते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या आप अपनी प्रकृति के लिए कुछ करना चाहते हैं? क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप सोलर के फायदे जानते हुए भी ज्यादा महंगा होने के कारण नहीं लगवा पा रहे? आज की डेट में सोलर क्यों नहीं लगवा पाता है? क्योंकि एक मिथ फैला पड़ा है कि ये कॉस्टली है, सोलर इज वेरी कॉस्टली एंड आउट ऑफ रीच ऑफ आवर पॉकेट, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप जानते हैं जितना बिल आप महीने में जमा कर रहे हैं वो एक लायबिलिटी है। आज तक आपने जितना भी बिल जमा किया उसका कोई भी रिटर्न आपको दिया गवर्नमेंट ने? वो आई एम वेरी थैंकफुल, आपने इतना बिल दिया है, आप 50,000 महीने का बिल दे रहे हैं, ये लीजिए आपको एक बुके दे रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ है? उल्टा अगर आपने बिल देने में थोड़ा सा लेट की तो वो सीढ़ी लेकर काटने चले जाते हैं, होता है ऐसा, है ना? तो जितना बिल दे रहे हैं वो आपकी एक लायबिलिटी है। अगर एक समझदारी से काम लें और उसको फाइनेंस करा के ही लगा दें तो जितना आज आप बिल दे रहे हैं उतनी ही आपकी ईएमआई आएगी लगभग, और आपका सोलर लग जाएगा। 5 साल के लिए आप सोलर की बिल को फिक्स करते हो अपनी ईएमआई के रूप में, और उसके बाद आने वाले 20 सालों में आप गारंटी के साथ बिजली फ्री में यूज करोगे, और उस पैसे को बचत करके आप क्या अर्न कर पाओगे वो भी मैं दिखाऊंगा। ये चीजें, इस तरीके की प्रेजेंटेशंस आपको अपने क्लाइंट्स को दिखानी होगी। आपके सभी सवालों का हल है क्या? एक उचित सोलर सलाहकार, एक उचित सोलर सलाहकार न सिर्फ आपका बिजली का बिल शून्य करवा देगा बल्कि आपके बजट में आपको सोलर प्लांट लगाने में आपकी पूरी मदद करेगा अगर सही सलाहकार है। अब ये जो है
मोबाइल आप लोग खरीदते हो, है ना, तो 10-20 हजार रुपए का मोबाइल आता है, नॉर्मल एक एवरेज मोबाइल 20 हजार में आ जाता है और 2 साल के बाद बर्बाद हो जाता है, क्योंकि फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती होता है, यानी इन्वेस्टमेंट जीरो। लैपटॉप 5 साल, इन्वेस्टमेंट 50 हजार लगभग, 5 साल बाद जीरो। कार 10 साल बाद गवर्नमेंट जीरो कर देती है, इन्वेस्टमेंट कितना होता है, लाखों में होता है, और 10 साल के बाद रजिस्ट्रेशन खत्म। कई स्टेट्स में 10 साल के बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, तो यानी आपकी कार स्क्रैप, आपका लाखों का रुपया स्क्रैप हो। बट इन्वेस्टमेंट इज इन सोलर प्लांट 5 साल में आपका पैसा वापस कर देगा, 5 साल में आपको पूरा रिटर्न दे देगा, जो लागत आपने लगाई थी वो पैसा आपको वापस देगा, और आने वाले 20 वर्षों में उसके बाद गारंटी के साथ आपको बचत करा के देगा, आपको मुफ्त में बिजली देगा, आपके पैसे बचाएगा। तो ये सब गारंटी के साथ होगा, रिटेन गारंटी। Some basic problem faced by existing customers: grid supply पे, heavy electricity bills, interrupted power supply in rural areas, due to interrupted power supply, extra expense on DG set। जो हमारे कमर्शियल सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज वाले हैं, वो इसको ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे कि 16 रुपए यूनिट पड़ता है डीजल से एक संस्थान को चला पाना है। कॉलेज भी कभी कभी संस्थान डीजल पे जाता होगा अगर, तो 16 रुपए यूनिट का खर्चा आता है। एयर नॉइज पॉल्यूशन अलग हो रही है, हमारी प्रकृति को नुकसान अलग पहुंच रहा है एक डीजी लगाने। अब इन सब की हल है सिर्फ सोलर है। अब बात ये आती है कि आज से कुछ साल पीछे चले अगर मान लीजिए हम 2010 की बात करें, तो अपने प्रदेश की स्थिति क्या थी, लाइट कितने घंटे आती थी, लखनऊ छोड़ दीजिए, बाहर के कितने लोग हैं यहाँ पे, कहाँ के भैया, बाराबंकी। आप कहाँ के, हाँ बस्ती। लखनऊ के बाहर रहने वाले लोग जानते होंगे कि सन 2010 या उससे 2014 या 10 से पूर्व बिजली कितनी आती थी, 4 से 5 घंटे आती थी। बाकी आप लोग ना आने का बिल देते थे, आने का बिल नहीं देते थे, वो बिजली ना आने का बिल दिया जाता होता था, ऐसा ना। अच्छा, ऐसा क्या हो गया कि सन 2014, 15, 16 के बाद से लगातार 24 घंटे 22 घंटे सप्लाई मिल रही है, क्या हुआ है? कभी सोचा है इस बात में? हाँ, गवर्नमेंट ने ऐसा किया। भाई देखिए, पावर प्लांट तो बढ़े नहीं, जो पावर प्लांट्स थे वही थे, बल्कि उल्टा और कम हुए। कोयला हमारा दिन पर दिन खत्म हो रहा है, हमारी बिजली मुफ्त कोयले से आ रही है ना। ऐसा क्या हुआ कि अब हमें 22 घंटे बिजली मिल रही है और तब नहीं मिल पा रही थी? तो मोदी जी ने जादू कर दिया? ऐसा कुछ नहीं है, ये जादू किसी ने नहीं किया, जादू हुआ टेक्नोलॉजी की। हुआ क्या कि उससे पहले हम लोग जो जला रहे थे घर में, वो बल्ब जला रहे थे। क्या जला रहे थे? 100 वाट जलाते थे, कांच वाले, 10-15 रुपए का आई थिंक आता था, ठीक। टेक्नोलॉजी आई, एलईडी बल्ब की आई, और ये कोई गवर्नमेंट क्या नहीं आती, टेक्नोलॉजी का आना स्वतः है, अपने आप ही आती है। हमारे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, टेक्नोलॉजी आ जाती है, ठीक। टेक्नोलॉजी को स्पीड अप करने का काम गवर्नमेंट का होता है। अगर अच्छी गवर्नमेंट है तो जल्दी ग्रास्प करेगा, जैसे जापान है, उसने बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी ग्रास्प कर ली। हम लोग अभी उसके पीछे पीछे बुलेट ट्रेन चलाने वाले हैं, है ना, कब चलेगी पता नहीं। लेकिन ये काम होता है गवर्नमेंट का, टेक्नोलॉजी तेज करना, ना कि टेक्नोलॉजी लाने का। टेक्नोलॉजी आई, एलईडी बल्ब की अपने आप आई, उसको हाँ इन्होंने स्पीड अप किया थोड़ा सा। तो जब स्पीड अप किया तो हमारी डिमांड कम हो, जहाँ हम 100 वाट का बल्ब चलाते तो वहाँ हमें 9 वाट पे शिफ्ट हो गए, यानी 10%, 91% हमारी डिमांड कम हो गई। 500 वाट का हैलोजन जलते थे स्ट्रीट लाइट्स में, 50 वाट की स्ट्रीट लाइट हो गई, 10% पे वहाँ भी रिडक्शन कर दिया, है ना। 90% खपत खत्म। तो जब खपत खत्म, जब डिमांड खत्म, किसी भी चीज की जब डिमांड हमारी कम हो जाएगी तो अपने आप सप्लाई बढ़ जाएगी, बिजली आने लगेगी। तो मैं जैसे अभी बोल रहा था ना कि उद्यम लगाओ, उद्यम लगाओ, उद्यम लगाओ। उद्यम लगाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि उद्यम लगाएंगे किसी भी क्षेत्र के, इधर आप ये फाइल बना रहे हो, ये बुके बना रहे हो, ये शॉल बना रहे हो, ये लाइट बना रहे हो, सोलर लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, ओवरऑल आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, देश में बढ़ा रहे हो ना।
और जब देश में प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी, डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो हमारी महंगाई अपने आप कम कंट्रोल हो जाएगी। और जब सबकी जेब में पैसे होंगे तो भ्रष्टाचार की जरूरत पड़ेगी। भ्रष्टाचार की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों? क्योंकि हमारी अभी की जरूरतें अभी की कमाई के हिसाब से पूरी नहीं पड़ रही। हमारी आवश्यकताएं ज्यादा है, हमारी आमदनी कम है, तो हम शॉर्टकट ढूंढते हैं और हम भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हमारी पूर्ति पूरी रहेगी, जब हमारा पेट भरा रहेगा, तो चाहे कितना भी अच्छा समोसा रखो हम नहीं खा सकते, है ना। उसी तरीके से भ्रष्टाचार पे भी लगाम लगेगा। तो अब आते हैं हम लोग सोलर पे। तो सोलर भी एक टेक्नोलॉजी है और आज की डेट में गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इससे अच्छा अवसर आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि पूरा प्रदेश खाली पड़ा है। पूरा प्रदेश अभी खाली पड़ा है, अभी बहुत सोलर प्लांट्स लगने हैं। और अगर आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, 2 घंटे का भी टाइम निकाल करके आप सोलर कंसल्टेंसी सीख लेते हो और मार्केटिंग सीखते हो, तो इससे एक अनुभव मिलेगा। और लर्न आप लोग कॉलेज में कर रहे हो और अपने खाली समय में, जिस समय में आप लोग घूमने जाते हो या वो कुछ और अन्य कार्य करते हो, उस समय आप अर्न भी कर सकते हो और आज आप अपने आत्मनिर्भर बन सकते हो। पढ़ाई भी नहीं डिस्टर्ब होगी, अर्न व्हाइल यू लर्न में आप आ जाओगे। कैसे करना है ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज तो एक केवल इंट्रोडक्टरी सेक्शन है। अच्छा, अब आते हैं सोलर पे। मैंने बता दिया आपको, अब मैं बताता हूँ कैसे इसमें हम बचत कर सकते हैं। तो सोलर के बारे में पहले बता देता हूँ। 2 तरीके के प्लांट्स होते हैं बेसिकली, एक ऑन ग्रिड होता है, एक ऑफ ग्रिड होता है। ऑन ग्रिड प्लांट का, ऑफ ग्रिड क्या होता है? ऑफ ग्रिड वो होता है जैसे बाराबंकी के किसी गांव में जाकर के या लखनऊ से बाहर किसी गांव में हमें बिजली लगानी है जाकर के, जहां पे ग्रिड सप्लाई मतलब प्रॉपर नहीं आ रही है, वोल्टेजेस प्रॉपर नहीं आ रहे, तो यहाँ पे हम बैटरी बैंक के साथ लगाते हैं। देखिए बैटरी बैंक है ना, और ये जो भी हम सोलर जनरेट करते हैं हम उसको लगाते हैं जाकर के, बैटरी में स्टोर करते हैं। दिन भर हम धूप से चलाते हैं और रात के लिए हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा ऑफ ग्रिड। इसके बाद लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेज ये है कि हम बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं स्टोर कर सकते भाई। एक बैटरी में आप मैक्सिमम 2 यूनिट स्टोर कर सकते हैं अगर 200 एच की बैटरी है। अगर 5 किलोवाट का सिस्टम लगा है तो 4 बैटरी 8 बैटरी के साथ लगेगा। 8 बैटरी में आप 16 यूनिट कर लोगे, 4 बैटरी में आप 8 यूनिट करोगे। अब इसके बाद हम आते हैं, इसकी एक और विकल्प आया ऑन ग्रिड सिस्टम। शहरों के लिए वरदान है। हम यहाँ लखनऊ में रह रहे हैं या किसी भी सिटी में, वहाँ के लिए वरदान है। प्लांट सस्ता पड़ेगा क्योंकि बैटरी इन्वॉल्व नहीं है। जो एक्स्ट्रा बिजली बनेगी ग्रिड पे स्टोर हो जाएगी हमारे खाते में, जब हमें जरूरत पड़ेगी रात में हम यूज करेंगे, ठीक है। अब आए मान लीजिए मैंने किसी के घर में 6000 का बिल आता है गर्मी का और जाड़े का बिल आता है 2000-2500 रुपए का, ठीक। अब जाड़े के बिल और गर्मी का बिल मैंने कंपेयर किया तो मैंने एज ए कंसल्टेंट बोला ऐसा करो कि आप अभी जाओ और प्लांट लगाओ। उसको माने होगा, उसको जरूरत है लगभग 20 यूनिट रोज की, 30 यूनिट रोज की गर्मी के हिसाब से, और जाड़े के हिसाब से उसको जरूरत है 10 यूनिट रोज की। तो एवरेज निकाला कि अगर हम उसे 20 यूनिट की व्यवस्था कर दें सारे साल, तो गर्मी में 30 यूनिट अपने आप मिल जाएगी और जाड़े में 15 जाड़े भी कवर हो जाएगा। कैसे? अब जैसे जून में उसको जरूरत है 30 यूनिट की और जाड़े में उसकी बचत होगी ना, जाड़े में 10 यूनिट बनाएगा, प्लांट बना रहा है 20 यूनिट, 10 यूनिट उसकी एक्सपोर्ट हो गई, ग्रिड पे जमा हो गई उसकी। अब गर्मी में जब पलट के आई तो जो इसकी स्टोरेज थी उसको उसने यूज किया, 20 यूनिट आज जनरेट किया, 10 यूनिट उधर से आ गई, हमारा पूरा फुलफिल हो गया, आज हमारा बिल 0 हो गया, ठीक। तो जो काम ऑफ ग्रिड में हम 5-5.5 किलोवाट का प्लांट लगा के करते हैं उसमें बैटरी भी लगानी पड़ती, हम 4 किलोवाट के सिस्टम से ही कर देंगे। यानी कि प्लांट भी छोटा लगेगा और साथ ही साथ सस्ता भी लगेगा। अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है और इससे क्या कर सकते हो। आज मैं आपको बोलूं कि आज से आपके बिजली के बिल भरने की जिम्मेदारी हमारी, मान लीजिए, और 25 साल बाद आइएगा मैं आपको 25 लाख रुपए भी दूंगा। अगर आपका बिल 4 लाख के आसपास 4000-5000 रुपए महीने आ रहा है
और आज से हम आपका बिल जमा करेंगे, आप फ्री में बिजली यूज करो आज के हिसाब से जितनी यूज कर रहे हो, ये नहीं कि फ्री मिल गई तो आप 10 AC लगा लो, माने जितना आज आप यूज कर रहे हो कंजम्पशन उतना ही होना चाहिए। आने वाले 25 वर्षों के बाद हमसे आप 25 लाख रुपए भी ले जाना और साथ में जो है सोलर प्लांट को हम लगा ही रहे हो, बिल भी आपको कुछ नहीं देना है। तो कैसा लगेगा, कैसा प्लान है? अभी एग्रीमेंट साइन अभी सब लोग आ जाएंगे एग्रीमेंट लेके कि हमसे साइन करा लो। नहीं, देखिए होगा यही, लेकिन करना आपको खुद पड़ेगा। कर सकते हैं और आएगा, लेकिन करना खुद पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। ये हाइब्रिड सोलर प्लांट है जहाँ पे हम बैटरी और उसको दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं ग्रिड पे, जरूरत के हिसाब से जरूरत भर की बैटरी बैक रखते हैं, बाकी ग्रिड पे भेज देते हैं। ये हाइब्रिड सिस्टम है। अच्छा, इसके बाद एडवांटेजेस मैं बता चुका हूँ अच्छी खासी, और इसके बाद हम अब डायरेक्ट कैलकुलेशंस पे आते हैं, सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। मान लेते हैं एक घर का बिल आ रहा था 7500 रुपये महीना, है ना, और ऑफ सीजन में उसका बिल आ रहा था 4500 रुपये महीना, ठीक। अब उसका बिल अगर एवरेज निकालेंगे तो 5500 रुपये महीने का आएगा लगभग, यानी कि उसका जो कंजम्पशन है वो 500 से 600 यूनिट का है, और उसको हम सलाह देंगे कि वो 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगाए, 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगाए। अब क्या होगा, रेट ऑफ सोलर सिस्टम क्या जाएगा, 58 रुपए से लेके 60 रुपए वाट, यानी कि 58,000 का 1 किलोवाट लगेगा, 60,000 का। तो 4 किलोवाट सिस्टम की कॉस्ट आएगी लगभग 2,40,000 रुपए। बहुत बड़ा अमाउंट हो गया एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, है ना। लेकिन अभी देखिए कैसे व्यवस्था होती है इसकी। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा 600 से 700 यूनिट, 4 किलोवाट का सिस्टम 600 से 700 यूनिट की हमारी एनर्जी जनरेट करेगा। अब आते हैं इस पे, एवरेज कंजम्पशन कितना था, 500 से 650 का था जो बिल आ रहा था हमारा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। 10 करेंटली पेइंग फॉर 5500 रुपए इसके लिए दे रहे थे हम। अब सोलर सिस्टम से हमने 600 से 700 यूनिट बना ली, तो अब हमारा जो बिल आएगा वो आएगा मात्र 0 से 300 रुपए। 300 रुपए इसलिए रखा है क्योंकि फिक्स चार्ज को देना पड़ेगा, वो भी 0 हो जाएगा, कैसे होगा वो भी बता देंगे। 10 ही से एवरेज 5,000 रुपए प्रति माह की बचत चालू हो गई। आज हमने प्लांट लगाया, आज ही से चालू हो गई ना, 5,000 रुपए महीना बचत चालू हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं रिकवरी कैसे हो, पैसा कैसे वापस आता है। इफ मनी इज अरेंज्ड बाय फॉर लोन फॉर 5 years ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, मंथली EMI हमारी जो आएगी वो आएगी 4982 रुपए की। लोन अमाउंट था 2,40,000 रुपए का, 5 साल में हम इंटरेस्ट पे करेंगे 58,920 रुपए, और टोटल पेबल अमाउंट होगा 2,98,000 रुपए 5 साल में। तो हमारा जो 10 टोटल अप्रॉक्स मंथली पेबल अमाउंट जो हमारा आएगा, 100 रुपए हमने मान लिया बिजली का बिल आएगा हमारा, और 4982 रुपए हमारा आएगा EMI। अप्रॉक्स 5,000 रुपए महीने का हमारा खर्चा शुरू हो जाएगा। अभी भी हम 5500 रुपए दे रहे थे, यानी 500 रुपए महीने की हमारी आज से बचत चालू हो गई। अब आते हैं बाय दिस सिस्टम टेंटेटिव पेमेंट विद 5,000, thus approximate सेविंग पर मंथ फॉर नेक्स्ट 5 year विल 500 रुपए महीना, 500 रुपए महीना हमारा 5 साल तक सेविंग होती रही, यानी कि 30,000 रुपीज हमने 5 साल में बचा लिए। अभी हम 5500 दे रहे थे एवरेज, अब हमने 5 साल में 30,000 रुपए बचा लिए। आफ्टर 5 years हम 5500 रुपए पूरा का पूरा सेव करेंगे। तो अब हम नॉर्मल उस पे जाते हैं, पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम एक के ऊपर एक गुल्लक पे डालते जाते हैं 5500 रुपए। तो 25 वर्षों में हम कितना सृजित कर लेंगे, 12,30,000, जो कि हम 25 वर्षों में बिजली का बिल देते हैं। लेकिन ये तो एक कैलकुलेशन है मात्र, बिजली का बिल आप इससे कहीं ज्यादा देते, क्योंकि 25 वर्षों में पता नहीं कितनी बार गवर्नमेंट रेट रिवाइज करती। आज 55 होता, अगले साल 65 होता, इससे कहीं ज्यादा की फिगर आती है। अब आगे चलते हैं और आगे देखिएगा, बड़ी मजा आने वाली है। अब हम मान लेते हैं सेविंग कैसे करते हैं, है ना। मेंटेनेंस कॉस्ट देख लेते हैं कितनी
कितनी आती है? 10 साल के बाद मान लो इन्वर्टर पूरा बदल देते हैं, 60,000 की कॉस्ट आएगी। सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट मेंटेनेंस तो लगभग 11,70,000 यानी लगभग 12 लाख की सेविंग होगी। अगर हम पैसे को खाली गुल्लक में डालते जाएं तब भी हम 25 साल में 12 लाख रुपए सेव कर लेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में टीचर्स हैं, आरडी की स्कीम सुनी होगी सबने और आप स्टूडेंट्स भी जानते होंगे, रिकरिंग डिपॉजिट नाम की एक व्यवस्था होती है। अगर हम ये पैसा मान लो खाली आरडी में डाल दें तो क्या होगा, क्या कमाल होने वाला है? ओपन आरडी ऑफ 500 रुपीज पर मंथ, 5 साल हम 500 रुपए जो महीना बचत कर रहे हैं तो उसे आरडी में डाल देते हैं, बड़ा पैसा बढ़ जाएगा, 35,498 हो जाएगा। ठीक, सेविंग ये हो जाएगी। सेविंग भी क्या होगी, 5 साल के बाद 5,000 रुपये महीना भी तो बचेगा हमारा, उसको भी हम आरडी में डाल देते हैं। तो ये सेविंग्स, ये हमारा आरडी में 10 साल के लिए डाला 8,44,000 रुपये हो गया। 10 साल के बाद इसको हमने 10 साल की एफडी करा दिया और अगले 10 साल तक फिर हम डालते रहे 5,000 रुपये महीना, सेविंग डी हो गई हमारी। ठीक, समझ में आ रहा है? अब इतनी सेविंग्स हमने आरडी के थ्रू कर ली। अब अगर हम इसको टोटल सेविंग जोड़ देते हैं और नॉर्मल आरडी की स्कीम में डालकर हम 25 वर्षों के बाद जब जाएंगे तो हम वेलकम करेंगे 25 लाख रुपए। जो हम बिजली का बिल जमा कर रहे थे उसी बिजली के बिल ने सोलर प्लांट भी लगवा दिया, साथ में हैंडसम अमाउंट दे दिया। अगर आज मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है या मेरे बेटे का जन्म हुआ है तो 25 वर्षों के बाद उसकी एजुकेशन या शादी के लिए हमें 25 लाख रुपए की सेविंग निकाल के देगा। वही स्मार्ट सोच, हमें आज स्मार्ट थिंकर बनना होगा। वही स्मार्ट सोच कि हमारा बिजली का बिल जो हम दे रहे थे उसके अकाउंट्स को खाली हमने चेंज किया और आज हम इतने हैंडसम अमाउंट को लेकर के जाएंगे और साथ में नेचर को भी हम कुछ देकर जाएंगे, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को पॉल्यूशन फ्री करेंगे। क्योंकि अगर हर घर में सोलर रूफटॉप लग जाएगा, ग्रिड की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, कोयले का जलना खत्म हो जाएगा। और जहाँ तक कि मुझे पता है कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के ज्ञाताओं के बीच में बैठा हूँ, ये लोग भली भांति जानते होंगे कि कोयला जलने से क्या क्या नुकसान हमारी प्रकृति को हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो था सोलर के बारे में। पैनल्स के बारे में आ जाते हैं। सोलर के बारे में एक मिथ है कि हम सब्सिडी, 2 तरीके के पैनल्स आते हैं मार्केट में, डोमेस्टिक में, एक सब्सिडी वाले, नॉन सब्सिडी वाले। तो बहुत से लोग होते हैं कहते हैं मुझे सब्सिडी वाला चाहिए, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ आप सब्सिडी वाले पे ना जाओ, क्योंकि सब्सिडी में आपको पॉली पैनल्स लगाने पड़ेंगे। पॉली पैनल्स में आपको 70% एफिशिएंसी मिलेगी, यानी 1 किलोवाट पे 4 यूनिट बनेगी। उसके बाद आता है हमारा मोनो पैनल। ये वहां पे जरूरी होता है जहां पे हमारा धूप कम होती है ना, पहाड़ों पे। और पॉली कहाँ जरूरी होता है, जहां पे हमारी धूप ज्यादा होती है, राजस्थान में। उत्तर प्रदेश के लिए जो सबसे बेटर पैनल है वो है मोनो हाफ कट, मोनोपर्क हाफ कट, या फिर इसके बाद एक और स्लाइड में मैंने नहीं डाला है अभी, बाइफेशियल पैनल जो आगे और पीछे दोनों से चार्ज करता है। इनकी एफिशिएंसी होती है 1 किलोवाट में 6 से 7 यूनिट बनाती है। ठीक है, तो जितनी आपको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है उससे कहीं ज्यादा बिजली सृजित कर लोगे ये पैनल्स लगाकर। और ये तो सोलर के बारे में था। अब सोलर के बारे में जितना था कि ये मैंने आपको सारी कैलकुलेशन समझा दी, सब कुछ बता दिया। बस अब आपको एक सलाहकार बना है, आपके मार्जिन आपको बता दिए जाएंगे। अगर आप इससे काम करना चाहते हैं तो अभी पूरा का पूरा प्रदेश खाली पड़ा है, आप जा करके लगा सकते हैं। अब आप लोग का समय ज्यादा न लेते हुए मैं मार्केटिंग सेशन पे आता हूं और एलईडी लाइट्स को लेकर के या किसी भी आपके मन में जो प्रोडक्ट हो आप उसे रखना और देखें। मैं बताता हूं कि मार्केटिंग कैसे की जा सकती है और उद्यमी कैसे बनते हैं। तो ये अब हमारा मेन सेशन शुरू हो रहा है, समझिए, जिसके बारे में, जिसके लिए हम यहाँ आए थे। अर्न व्हाइल यू लर्न, आप कैसे सृजित कर पाओगे, कैसे आगे इसको ले जा पाओगे। तो भैया जरा आप प्रेजेंटेशन चेंज करें। अब मार्केटिंग वाले सेशन पे हम आते हैं। तो प्रोडक्ट्स आपके सामने लगे हुए हैं, ये एलईडी लाइट्स, ठीक है। अब इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, मान लीजिए मैंने आपसे बोला ना कि कैसे आकाश सैंपल्स आए होंगे, इसको पास करो, सैंपल्स आए होंगे। और कहाँ है बैग, कहाँ है? ये पैनल्स होते हैं, ऐसे और भी एलईडी लाइट्स हैं
झालर है, इस तरीके की झालर हैं जो कि काफी बिजली की बचत करती है। साल भर जला के छोड़ दीजिए, आपका बिल बिल्कुल 10 या 12 रुपए, साल भर में 30-40 रुपए बिल आएगा, पूरे साल अगर 24 घंटे चलती है सब ज़्यादा। तो इसमें होता क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें देखिए आगे एक LED प्लेट लगी होती है, अभी खोल करके मैम दिखा देंगे आपको। एक ड्राइवर लगा होता है पीछे, उसको आपस में कनेक्ट करना होता है और ये लाइट तैयार हो जाती है। क्वालिटी का ध्यान रखना होता है, पावर फैक्टर्स 0.9 के अबव होने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ सैंपल्स हैं, लाए अभी आप आगे देख लीजिएगा आप लोग। और ये एक नया पैनल है जो हम लोगों ने अभी बनाया है, ये कंपनी बना रही है, तो पैनासोनिक या फिर हम लोग, ठीक है। ये कहीं भी लगा सकते हैं, इसकी एक USB है, ये कहीं भी लगा सकते हैं। छोटा सा पुराना घर बना है, डिब्बी पड़ी है, वहां लगा दीजिए छोटा करके, बड़ा कर लीजिए, है ना। कंसील्ड बॉक्स में, फॉल सीलिंग में, सब जगह लग जाएगा। और कंसील्ड बॉक्स पड़े हैं तो स्क्वायर पैनल लगाना चाहते हैं तो भी आप इसे लगा सकते हैं, ठीक। अब मेन चीज है कि आपने इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी साहब। आप आए, आप पढ़ के निकले और आपने कहा कि भैया मैं तो फैक्ट्री का मालिक बनूंगा, और आप फैक्ट्री के मालिक बन गए, आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया। अब मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के बाद हुआ क्या, देखिए मैन्युफैक्चरिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब होता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास आइडिया है तो आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आ जाएंगे। जैसा अभी विपिन सर बता रहे थे, गवर्नमेंट की काफी स्कीम्स हैं, आपको फंड मिल जाएगा। आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हायर कर लोगे, इंजीनियर हायर कर लोगे, मशीन खरीद लोगे, खरीद सकते हैं ना, अगर पैसा है तो खरीद सकते हैं। उसके बाद स्टॉक हम पूरे गोडाउन के गोडाउन बना के भर सकते हैं। अब एडवेंचर कहाँ है, रॉकेट साइंस क्या है? रॉकेट साइंस है उस फिनिश गुड की मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे प्रॉफिट आएगा, कैसे हम सफल उद्यमी बनेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमारे LED लाइट्स में ही मैंने कई लोगों को खोलते देखा है और साल भर बाद बंद होते भी देखा है। मैंने अपने सन 2013 से आज तक के अनुभवों में 9-10 साल का जो अनुभव है मेरा, वैसे व्यापार का अनुभव मेरा लगभग सन 2010 से है, लगभग 12 वर्षों का अनुभव है, और मैंने कई कंपनियों को खुलते देखा है, बंद होते देखा है। क्यों ऐसा होता है कि बंद होती है, क्या दिक्कत है? दिक्कत वहां होती है जहां वो मार्केटिंग ठीक से नहीं कर पाती हैं, क्योंकि जो मेन फीडर होता है वो मार्केटिंग होता है। और आइए हम आपको ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि आज की डेट में लड़के जानते हैं मार्केटिंग से पता नहीं क्यों घबराते हैं। आज लखनऊ बड़ी विडंबना में, लखनऊ क्या उत्तर प्रदेश बड़ी विडंबना में जी रहा है कि मेरे पास भी कई लड़के आते हैं, मैं उनको 20,000 रुपए 25,000 रुपए भी ऑफर अगर कर दूं तो मार्केटिंग नहीं करना चाहते, कहते 5,000 रुपए महीना दे दीजिए और ये सामान बताइए यहाँ डिलीवर कर दें, ये सामान बताइए वहां डिलीवर कर दें। यानी आज की डेट में जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे यंग एजर्स हैं, जो मतलब जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनके वो बनना क्या चाहते हैं कि हम ओला डिलीवरी बॉय बन जाए, स्विगी डिलीवरी बॉय बन जाए, यही चाहते हैं ना बहुत से लड़के, कई स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। और जबकि वो इस तरीके की मार्केटिंग करके पढ़ते पढ़ते पता नहीं कितने पैसे कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी केवल एक ये है कि अपना दिमाग ना लगाना पड़े। हम स्विगी से ऑर्डर आएगा, ऐप डाउनलोड करेगा, हम तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, बस हम गए यहाँ से उठाया पार्सल, वहां दे दिया, हमें 20 के पैसे मिल गए। लेकिन क्या कभी ये सोचा है इससे आप कितनी आगे आपकी ग्रोथ हो पाएगी? ग्रोथ कितनी हो? कुछ ग्रोथ नहीं होगी, केवल उतना ही कर पाओगे जितना आपके शरीर में दम है। आपके हाथ पैर में जितना दम है आप उतने ही पार्सल डिलीवर कर पाओगे। मैन्युफैक्चरिंग में जाते हो तो आप उतना ही मैन्युफैक्चर कर पाओगे जितनी आपकी शरीर में क्षमता है। लेकिन अब मान लो एक बल्ब बनाने वाला है और एक बल्ब बेचने वाला है। बनाने वाले की तो एक लिमिट है, भाई एक दिन में 100 बल्ब बनाएगा, 150 बल्ब बनाएगा, पूरी जान लगा देगा, 18 घंटा काम करेगा, 300 बल्ब बना देगा, इससे ज्यादा बना पाएगा? और एक बल्ब पे अगर उसमें 2 रुपए बचने हैं तो 300 बल्ब पे 600 रुपए बचेगा। अब वो एक दिन में 600 से ज्यादा कमा सकता है, चाहे वो जितना मेहनत करे, कमा सकता है? नहीं कमा सकता। उसी की बल्ब अलग बेचने वाले, मान लो उसे बल्ब पे बेचने पे 1 रुपए, ठीक, लेकिन वो 100 बल्ब भी बेच सकता है, 500 बल्ब भी बेच सकता है, 1000 बल्ब भी बेच सकता है, 10,000 बल्ब बेच सकता है।
यानी वो एक दिन में 100 रुपए से लेकर के 10,000 तक कमा सकता है, उससे कहीं ज्यादा तक कमा सकता है। तभी यही अंतर होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो एमएनसीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी, तो वो आईआईएम में जाती हैं, तो बीटेक वालों से ज्यादा पैकेज आईआईएम वाले बच्चों को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जाकर के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, मॉल में कैसे सामान का डिस्प्ले करना है, इवेंट आपको कैसा। अब आप YouTube चलाते हो, कभी सोचा है आपने आपके पास वही एड्स आते हैं जो चीज आप चाहते हो। आपके माइंड पे कंट्रोल करना, एक टॉप क्लास मार्केटर का काम यही होता है कि आपके माइंड पे कंट्रोल कर ले। जिस दिन आप अगले व्यक्ति के माइंड पे कंट्रोल करना सीख गए, उस दिन आप अच्छे सफल मार्केटर बन जाओगे। और फिर आप कोई भी उद्यम लगाओ भाई, एक बार एक चीज आपको आ गई, आप एक बार ब्रांड एस्टेब्लिश हो गए, आप बाबा रामदेव बन गए, फिर आप हर्बल के नाम पर टूथब्रश भी बेचोगे तो लोग खरीदेंगे। Am I right? टूथब्रश में क्या हर्बल होता है? कुछ होता है, लेकिन पतंजलि के स्टोर पर आराम से बिकता है ना, प्लास्टिक की तो होती है। लेकिन एक बार ब्रांड बन गया, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। आज की डेट में एफएमसीजी कंपनीज को घुटने पे लाके रख दिया। जो काम वैद्यनाथ नहीं कर पाया वो काम पतंजलि ने कर दिया। डाबर, वैद्यनाथ या उनके जैसे आध्यात्मिक गुरु नहीं कर पाए कई काम। आशाराम बापू जी ने भी खोला और लोगों ने, श्री रविशंकर जी ने भी अपने प्रोडक्ट्स लाए मार्केट में। बट आज ऐसा क्या है कि आपको उनके स्टोर्स नहीं दिखते, लेकिन पतंजलि के स्टोर दिख जाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी। सबसे पहले नेटवर्क बनाया, सबसे पहले मार्केटिंग की, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं कूदे, पहले मार्केटिंग की। पहले योग से नेटवर्क बनाया, नेटवर्क से मार्केटिंग की, मार्केटिंग करने के बाद जो है, अब फिर जब एक बार मार्केट हो गई, एक बार हमारे पास ग्रुप आ गया, फिर हम उसे कुछ भी बेचें, सब्जी बेचें, आलू बेचें, कुछ भी बेचें। हर आदमी हम ही से करिए, हर आदमी चाहता है, जैसे हम ही लोग हैं, पहले हम लोग खाली लाइट्स बनाते थे, लाइट्स बेचने जाते थे, खाली सीएफएल बनाते थे 15 वाट का। उसके बाद धीरे धीरे लाइटिंग सेक्टर में पूरी लाइट की रेंज बनाने लगे। अब जब घर में गए प्रोजेक्ट पे, लाइट लगाया तो देखा यार सोलर भी तो जरूरी है, लाइट जलेगी कहाँ से? ठीक, सोलर भी आ गया। अब मार्केट तो बनी थी, उसी कस्टमर को सोलर दे दिया। अब जब लाइट लग गई, सोलर लग गई, उसी को हमने सीसीटीवी भी पकड़ा दिया, भाई वो भी तो घर का यूज है। अब मुझे कोई भी प्रोडक्ट जो चाहे, अगर वो मेरा कस्टमर है, मुझे जो प्रोडक्ट बोलेंगे वो खरीदेगा हमसे, अगर हम मुझे सर्विस सही। बस जरूरत क्या है कि आपकी सर्विस सही होनी चाहिए, मार्केटिंग करने का तरीका अच्छा होना चाहिए और विन विन कंडीशन फॉर ऑल होनी चाहिए। दिमाग में कभी भी नहीं होना चाहिए कि मैं सामने वाले की जेब से अननेसेसरी पैसे निकाल लूं। उतना ही पैसा लीजिए जितने में आपका काम चल जाए, आपका भी फायदा हो, उसका भी फायदा हो और साथ साथ हमारी कंट्री का भी फायदा हो। हम आगे जाएं, हम भी जापान और चाइना की तरह अग्रणी बने, विकासशील से विकसित बने। ठीक, तो मार्केटिंग को लेकर के मैंने मार्केट को अपने एक्सपीरियंस से 4 भागों में बांटा है। चल नहीं रहा था, 4 भागों में बांटा है। टाइप्स ऑफ मार्केट। ये ग्राफ सब समझते होंगे, यहाँ साइंस के स्टूडेंट्स जो समझते ही होंगे ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो देखिए, अब मैं बल्ब का निर्माता हूँ, लाइट्स का निर्माता हूँ, तो मेरा कस्टमर सब कौन कौन है? ये 4 कस्टमर है। लाइट सबसे पहले जाती है इसके पास, लेकिन इसको सेकंड में रखा है मैंने। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने रखा है रिटेलर्स को, बताऊंगा क्यों सेकंड में रखा है। सब हम मैन्युफैक्चरर हैं, इसको देंगे जो बड़ी कंपनीज करती हैं। इसके बाद इसके पास आती है, इसके पास आती है, और अल्टीमेटली फोर्थ क्वाड्रेंट में एंड यूजर, जिसके लिए सारी कहानी गढ़ी जा रही है ना। एंड यूजर्स हमारे हो गए। अब रिटेलर, स्मॉल शॉपकीपर्स, सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इलेक्ट्रिकल्स, बिल्डर्स, आर्किटेक्ट थर्ड में, और फोर्थ में एंड यूजर। आज की डेट में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाएं तो सबसे पहले हमारे पास मान लो बहुत सारा स्टॉक है, तो हम किसको बेचना चाहेंगे? किसको बेचना चाहेंगे? ज्यादातर लोग बोलते हैं कि बेचने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, हम चले जाते हैं डीलर पकड़ लेते हैं। डीलर पकड़ता है, आदमी पकड़ता है ना, और डीलर के थ्रू हम सोचते हैं बिजनेस कर ले, हमें ज्यादा दुकानों पे ना जाना पड़े, हम खाली बनाएं वो बेचें। लेकिन यही सुसाइड हो जाता है।
कैसे, आगे की स्लाइड्स में बताता हूं। पहले इन स्लाइड्स के बारे में अलग अलग बता देता हूं सबकी क्या विशेषता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में आते हैं, इसमें आए रिटेलर, स्मॉल शॉपकीपर, इनसे परिचय कराते हैं। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट, अगर आप इनके साथ खाली बिजनेस करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा एवरेज, कम पूंजी में भी आप शुरू कर सकते हो। और मैं यहाँ पे बैठ करके आपको इस जगह पे, इस मंच से ऐसी विधा भी बताऊंगा कि आपके पास 0 रुपए हैं तब भी आप एक सफल व्यापारी बनोगे। कैसे, पूरी प्रेजेंटेशन बड़े ध्यान से सुनिएगा, विदाउट मेकिंग नॉइस। मैं आपको लास्ट में ऐसी भी चीज बताऊंगा कि आप 0 इन्वेस्टमेंट से एक सफल उद्यमी बनोगे, और वो भी आपकी पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी, इसकी भी गारंटी। एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज ऑर्डर्स, एवरेज क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट माने जो दुकान पे हम माल देते हैं वो उधार जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रेडिट। ऑर्डर एवरेज आएंगे, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर नहीं आएंगे, छोटे छोटे ऑर्डर आएंगे। प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट इन दुकानों पे आपको होगा 8 से 15%, इससे ज्यादा का प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने चैनल्स बढ़ेंगे प्रॉफिट उतना शेयर बढ़ता चला जाएगा, ठीक, कम होता, आपका कम होता चला जाएगा। बैकबोन ऑफ योर बिजनेस, लेकिन ये आपके बिजनेस की बैकबोन होती है अगर आप स्टार्टअप है तो। रिटेलर को छोड़ करके आप नहीं बढ़ सकते। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, हैवी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अब मान लो हम लाइट का काम कर रहा हूँ, नाके पे चले गया किसी सुपर स्टॉकिस्ट के पास, ठीक है, नाका बाजार यहाँ का होलसेल मार्केट है इलेक्ट्रिक का। हैवी इन्वेस्टमेंट, ऑर्डर तो ये तुरंत दे देगा। आज हम नई कंपनी फॉर्म करें, तुरंत हमें ऑर्डर मिल जाएगा, अगर क्वालिटी ठीक है तो, ठीक ठाक है, और बड़ा ऑर्डर मिलेगा, ठीक, हम भी खुश, 1 लाख रुपए का माल बिक गया डायरेक्ट। लेकिन जब ये ऑर्डर देगा तो आपसे इतना गिरा देगा, आपको इतना आपके साथ निगोशिएट करेगा कि आपका जो मार्जिन वहां 8 से 15 था वो घट के 3 से 5% ही रह जाएगा, क्योंकि आप भी सोचोगे एक मुश्त पैसा आ रहा है, ठीक। लेकिन यही गलती, यहीं पे हमारी गलती हो जाती है, हम इसके भ्रम जाल में फंस जाते हैं। पहला ऑर्डर ये बहुत आराम से देता है, उसका पेमेंट भी कर देता है। जैसे ही आप अपने पहले ऑर्डर का पेमेंट लेने जाते हो, आपको 1 लाख रुपए का माल दिया, आपको 80,000 के आसपास पेमेंट कर देगा, 20,000 आपका होल्ड कर देगा, और आपको 1 लाख का और ऑर्डर दे देगा। अब आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही 1 लाख रुपए थी, आप 1 लाख का माल दे के बैठे हो, रिटर्न में 80,000 आया, मानते प्रॉफिट आया होगा, लेकिन प्रॉफिट तो सारा उसने होल्ड कर रखा है, अगला ऑर्डर भी करवा दिया। अब आप इधर उधर लोन लोगे जाके, है ना। उसके बाद फिर यही चक्र चलता रहेगा, धीरे धीरे उसका क्रेडिट बढ़ता जाएगा, हैवी क्रेडिट में कन्वर्ट हो जाएगा, बिजनेस अच्छा आएगा। लेकिन अगर पीछे से आपके पास इन्वेस्टमेंट सपोर्ट नहीं है तो आपका बिजनेस में हो जाएगा सुसाइड, क्योंकि आपको डेली खर्चों की जरूरत होती है, नए बिजनेस में कहीं ज्यादा खर्चों की जरूरत होती है। भाई डायरेक्ट सीधी सी बात है, एक फिलिप्स कंपनी और एक मान लीजिए छोटी कंपनी कोई नई खुली है, उसकी लागत, छोटी कंपनी की लागत फिलिप्स से तो ज्यादा ही होगी ना, यानी कि फिलिप्स से उसका लागत ज्यादा होगी तो उसका प्रॉफिट भी कम ही होगा, बेचना भी उसको फिलिप्स से सस्ता ही पड़ेगा, यानी मार्जिन भी कम होगा, तो हम कॉम्पिटिट कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ को हमको अभी ड्रॉप करना है, एक समय आने पर इस पे जाना है। अब तीसरा कौन आता है, एवरेज थर्ड क्वाड्रेंट में कॉन्ट्रैक्टर्स, इलेक्ट्रीशियंस, बिल्डर, आर्किटेक्ट, ये भी हमारे परचेजर होते हैं। एवरेज और मिनिमम इन्वेस्टमेंट, हैवी ऑर्डर्स, मिनिमम क्रेडिट, इनसे ज्यादा क्रेडिट नहीं होता है, लेकिन एक समय के बाद थोड़ा बहुत क्रेडिट हो जाता है, ठीक। इसके बाद प्रॉफिट यहाँ पे 20 से 50% होता है, 20 से 50% का प्रॉफिट होता है। उसके बाद ये आपके बिजनेस के लिए, जैसे वो बैकबोन था, तो ये बूस्टर डोज होती है बिजनेस की, बूस्टर डोज, ठीक। अब इसके बाद हम चलते हैं जिसके लिए सारी रचनाएं गढ़ी गई, एंड यूजर कस्टमर, है ना, जीरो इन्वेस्टमेंट। मैंने बोला था ना कि कुछ देर शांति से बैठिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 0 रुपए लगा करके व्यापार शुरू कर सकते हैं, तो वो यहां से शुरू कर सकते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट, है ना, और लेस इन्वेस्टमेंट, बहुत कम इन्वेस्टमेंट, हमें खाली सैंपल्स की जरूरत है, एक कैटलॉग की जरूरत है, ठीक।
हेल्दी ऑर्डर्स, अच्छे ऑर्डर मिलते हैं। एक अगर घर आपने अगर एक फिनिश घर हो रहा हो, उसका आपने अगर विजिट कर लिया, उसको ऑर्डर आ गया, तो एक घर में 25 से 30 हजार की लाइट लग जाती है। ठीक, हैवी प्रॉफिट 30 से 100% तक प्रॉफिट ले सकते हैं और अगला आदमी भी निसंकोच देगा, क्योंकि उसको मार्केट से आप सस्ता दोगे और आपको प्रॉफिट भी 100% होगा। कैसे होगा वो भी मैं बताता हूँ। ये हमारे बिजनेस का फीडर है। जैसे छोटा बच्चा होता है, एक नवजात शिशु, उसको शीशी से फीड कराते हैं ना, तो ये वही फीडर है हमारे बिजनेस का। अगर हम आज न्यू कमर हैं, हमें सीखने के लिए यहीं से मिलता है। और कोई भी बड़ी कंपनी जब भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो सबसे पहले एंड यूजर के पास ही जाती है। बड़ी से बड़ी कंपनी का आपने देखा होगा, प्रोडक्ट सर्वे कराते हैं, पहले कराते हैं ना। तो आज हम अगर छोटी सी कंपनी बोल रहे हैं, तो हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट घुसने की सोचते हैं? हमको भी पहले उन्हीं की तरह से फॉलो करना पड़ेगा ना। अब इसको सबको कंपाइल कर दिया, ठीक है, सब एक जगह आ गया, समझाने में इजी होगा। मैंने बोला अब कि ये तो अभी शुरुआत में अगर आप बिजनेस आज शुरू कर रहे हो तो आपको जाना चाहिए सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, जो कि बैकबोन है, सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट जो कि फीडर है ना, फीडर और बैकबोन, इन दोनों को हमें मजबूत करना है। ठीक, वो बैकबोन इसलिए मैंने बोला, माल उधार ले रहा है लेकिन आपको वीकली पेमेंट करेगा, वीकली पेमेंट करेगा, जिससे जिस समय हमें ये ऑर्डर नहीं मिल रहा है वहां से पैसे आते रहेंगे, क्योंकि वो मेरी एक एफडी होगी। ठीक, एंड यूजर कस्टमर अब करना क्या है, सप्ताह में एक दिन छुट्टी होती है, सबकी होती है। उस दिन हम क्या करते हैं, मूवी देखने जाते हैं या कुछ रिक्रिएशन करते हैं, थोड़ी देर पढ़ते हैं, अपने जो पेंडिंग्स होती है उसको निपटाते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स हैं तो टाइम तो निकाल ही लेते हैं ना, रिक्रिएट करने के लिए निकालते हैं ना। वही थोड़ा सा उसी टाइम से आप थोड़ा सा टाइम ले लो और फीडर, नवजात शिशु हो, फीडर से शुरुआत। ठीक, अभी सैंपल्स है हमारे पास अच्छा मेंटर है, हमारे पास सैंपल है। किसी भी कंपनी से टाई अप करके, चाहे हमसे, चाहे किसी भी कंपनी से, किसी भी प्रोडक्ट में आपकी जिस प्रोडक्ट में आपको इंटरेस्ट है उस पे आप जा करके एंड यूजर कस्टमर सर्वे कीजिए। ठीक, अब मैंने बोला संडे को आपको कुछ नहीं करना है, 5 घरों की विजिट करिए, मात्र 5। ठीक, ओनली 5। कौन से घर? जहां पे डेवलपमेंट हो रहा हो, जिस एरिया में, जैसे वृंदावन कॉलोनी हो गई, एलडीए उधर क्या कहते हैं, इधर साइड हो गया हमारा जो आउटर्स है लखनऊ के, जहां पे बने नए नए मकान बन रहे हैं, जिस मकान में देखा प्लास्टर चल रहा है, वायरिंग का काम शुरू होने वाला है, वो हमारा फर्स्ट टारगेट है। सबसे पहले अपने कस्टमर को पहचान। ठीक, पहला टारगेट हमारा वो। हम उसके पास गए, उसको कैटलॉग दिखाया, उसको सैंपल्स दिखाया, उसको सर्विसेज दी। अब वो हमसे क्यों लेगा? Why should he purchase by us? मैंने पहले बोला था विन विन कंडीशन अगर लेकर के जाएंगे तो वो आप ही से खरीदेगा। अब विन विन कंडीशन क्या है? जैसा मैंने अपने प्रोडक्ट में किया, मैंने क्या किया, ये पैनल है, हर कंपनी बनाती है, बहुत सी कंपनीज बनाती है। ठीक, डाउनलाइटर ये सब लगी है, बहुत सी कंपनीज बना रही है, 2 साल की वारंटी देती है। क्या कस्टमर को वो वारंटी मिल पाती है? वाकई में ईमानदारी होता क्या है, अगर लाइट खराब हो गई तो कस्टमर को एक प्रॉब्लम आती है, उसको चेंज कैसे कराएं? गारंटी तो उसे मिल रही है, लेकिन होता क्या है कि जब वो गारंटी लेने जाता है तो सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन को बुलाएगा, उसको उतारने का 50 रुपया देगा, फिर 50 रुपया चढ़ाने का देगा। अब ये लाइट लगाया, अब मैंने कस्टमर को तो 100 रुपए का नुकसान हुआ ना वारंटी मिलने के बाद भी। मैंने कहा कि मैं आपको ऑन साइट वारंटी, मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं किसी एंड यूजर से मिलने गया, सर हैवेल्स लेंगे आपको ऑन साइट वारंटी नहीं मिलेगी, हम लेंगे, हम आपको ऑन साइट वारंटी दे रहे हैं। ठीक, आपके घर पे आके बदलेंगे। 2 साल के बाद लाइट खराब हो जाएगी, 2 साल तक फ्री में बदलेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपके कमरे में 10 लाइटें लगी हैं, 4 खराब हो गई, कंपनी तो मॉडल बंद कर देती है 2 साल के बाद। हमारे पास स्पेयर्स हैं, हम 2 साल के बाद भी रिपेयर कर देंगे। यानी लाइट में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है,
और फिर हम रिपेयर करके वारंटी दे देंगे आपको। अच्छा, अब कस्टमर को अगर बाहर मार्केट में लाइट पड़ रही है 200 रुपए की, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसमें कंसील्ड लाइट की बात कर रहा हूँ अभी, तो उसमें नीचे लगी है, आपको हम दे रहे हैं वो मान लीजिए एज ए डिस्ट्रीब्यूटर 105 रुपए की, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं, रिटेलर्स को हम लोग देते हैं 155 रुपए की, जो एंड यूजर कस्टमर को कॉस्ट की 200 रुपए की, है ना। अब एंड यूजर कस्टमर को आपने बोल दिया जाके हम 190 की, अभी वो दुकान से लाता कितने की लाता, 200 की, 10 रुपए वहां उसकी जीत कराई, फायदा कराया कस्टमर का, प्लस साथ में सर्विस दिया, ठीक। और उसके बाद उस सर्विस देने के बाद सर्विस का वादा किया और फिर उसे लाइट्स दी, बाद में उसको एक्चुअल में सर्विस दी भी, है ना। जब कस्टमर को इतनी सब चीजें आप दोगे तो कस्टमर हैवेल्स खरीदेगा कि आपसे खरीदेगा, आपसे खरीदेगा। देखिए 10 कस्टमर्स में से 3 ऐसे होंगे जो कन्विंस हो जाए। अब देखिए 5 घरों में मैंने बोला आप जाओगे, ठीक, महीने में 4 सप्ताह यानी कितने कस्टमर हो गए हमारे पास, 20 विजिट्स हो गई, 5 विजिट्स पर हुई, 20 विजिट्स हुई। 20 में यहाँ पे बिजनेस की कई लोगों ने करने के लिए हाथ उठाया था, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन मोटिवेट है बिजनेस करने के लिए, एक क्वेश्चन उससे पूछना चाहता हूँ आप। अब मैंने, क्या नाम है आपका भैया? गौरव शुक्ला। अच्छा गौरव जी आपको मैंने 20 घरों की विजिट कराई, ट्रेनिंग मेरी, सब कुछ हमने दिया, ठीक है, सैंपल्स आप ले गए दिखाया, है ना, 20 जन से मिले, क्या लगता है आप अपनी स्किल्स को देखते हुए कितने कस्टमर्स आपसे लाइट परचेज करा पाएंगे, कितनों को आप कन्विंस करा पाओगे? 40 से 50%। 40 से 50%, यानी कि 20 में से 10 या फिर कहूँ 8 लोगों को आप कन्विंस करा लेते हो, वेरी गुड। लेकिन हम जो कैलकुलेशन आपको बता रहे हैं ये आपकी एक्सपेक्टेशन से आप थोड़ा सा कम है। हम कहते हैं आप 10 में से 2 या 3, यानी कि 20 में से 4 या 6, इतना तो हो जाएगा ना। इतना भी अगर आप कर ले गए तो एक घर में 30,000 की लाइट लगती है ना। तो अगर मान लीजिए 5 घर की लाइट भी आपने ले लिया तो कितना हो गया, 1.5 लाख का, ठीक। 105 रुपए का लाइट आपको पड़ रहा था, आप उसको कितने में सेल कर रहे थे जाके, 190 या 200 रुपए में, लगभग 100% का मार्जिन। आप ऑन साइट वारंटी कैसे देंगे? ऑन साइट वारंटी कंपनी नहीं देगी, वैसे हम देते हैं, लेकिन मान लो कंपनी नहीं देती, मान लो आप हमसे नहीं करो किसी और से करो, ठीक। आपका मार्जिन 80-90 रुपए था, एक घर में 100 लाइटें लगी, 20 रुपए प्रति लाइट का एक आपने गुल्लक बना दिया, एक अलग से बैंक बना दिया, वहां जमा, क्योंकि 100 की 100 नहीं खराब, बाकी आपका मार्जिन बचा 1.5 लाख रुपए में, आपको लगभग 50,000 का बचत हुआ। 10,000 रुपए आपने लगा दिए, काहे में, रिजर्व में डाल दिए। ऑन साइट वारंटी कैसे देंगे? आप मान लीजिए 100 में से 10 लाइट खराब है, तो आपके पास रिजर्व फंड पड़ा है, उस जगह जाओ, अपनी कंपनी जो भी हमने जिस नाम से लाइट बेची है उस कंपनी की टी-शर्ट, वहां के एक इलेक्ट्रीशियन पकड़ो, उसको पहनाओ, उसको 50 रुपए दो, उससे टाई अप आपका हो जाएगा। कस्टमर से 100 लेता है, आपसे लेगा 50 रुपए उसी 10,000 वाले फंड में से निकालो, उसको दो, आपकी ब्रांडिंग भी हो गई, उसकी लाइट भी चेंज हो गई, कस्टमर विजेता बना, वो इलेक्ट्रीशियन विजेता बना, रिटेल आप विजेता बने, विन विन कंडीशन फॉर ऑल हुई, सक्सेस मिला कि नहीं मिला, है ना। और पहले महीने ही आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ, 50 नहीं तो मान के चलो 30,000 का प्रॉफिट होगा, सब खर्चे काट के होगा। इस तरीके से आप अपनी मार्केटिंग को कर सकते हैं। अब थोड़ी सी कैलकुलेशंस लेते हैं, मान लीजिए आप कुछ इन्वेस्ट करके करना चाहते हैं, ये तो हो गया जीरो इन्वेस्टमेंट, या बिना लागत के बिजनेस करते हैं। अब उसको गए सोलर भी बता दिया, सोलर में भी आपका कुछ मार्जिन हुआ। अब उसके बाद हम आते हैं जीरो इन्वेस्ट, मान लीजिए कुछ लागत लेते हैं, सपोज 1 लाख से बिजनेस की शुरुआत करते हैं, हम 1 लाख का मॉडल लेकर आए हैं, आप जितना लगाना चाहो उतना लगाना। तो 1 लाख के पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 20,000 विद रिटेलर, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, इसकी चाहे तो फोटो खींच लीजिए अपने अपने मोबाइल्स में। और हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, YouTube कितने लोग देखते हैं? सब देखते हैं?
फटाक से अपना मोबाइल निकालिए और ये चैनल मास लाइट इंडिया देखिए सबसे ऊपर लिखा है, इसको वो कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस पे आपको काफी कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे, बल्ब कैसे बनाते हैं या मार्केटिंग कैसे करते हैं, ये जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उस पे आपको ऑलरेडी मिलेगा। फटाक से आप इसको कीजिए, इसके सब्सक्राइबर अभी बढ़ने चाहिए। ठीक, 20,000 रुपए हमने लगाया रिटेलर्स में, 20,000 30,000। देखिए इसकी फोटो जरूर कीजिएगा। 20,000 के पीछे 30,000 रुपए हमने रखे बैकअप पे। ये नहीं कि हमने पूरा 1 लाख रुपए का माल मार्केट में फ्लोट करा दिया। रिटेलर के पास मात्र 20,000 रुपए का माल फ्लोट होगा अगर आप 1 लाख से बिजनेस शुरू कर रहे हो, तभी आप प्रॉफिट में आओगे। 30,000 उसके बैकअप पे रखिए, जितना लगाया उससे ज्यादा बैकअप होना चाहिए, क्योंकि आपकी इज्जत बहुत बड़ी चीज है। आज आपने माल लिया उसको, कल उसने ऑर्डर दे दिया तो आपके पास पीछे माल होना चाहिए। तो 30,000 रिजर्व में रखना। अब दूसरा फार्मूला ये कहता है कि अगर हमने 50,000 इधर लगाया तो कम से कम 30,000 एंड यूजर पे लगाए। ठीक, 30,000 का माल एंड यूजर पे बेचेंगे और 20,000 रुपए कैश फ्लो प्रोडक्ट पे बेचेंगे, जिसका हम डेली कैश पे आए। जैसे मान लीजिए नॉन वारंटी बल्ब है ना, इससे हमें डेली कैश मिल रहा है। नॉन वारंटी बल्ब का क्या मतलब है, जैसे 100 बल्ब हमने रोज बेचे, 100 बल्ब माने 10 पैकेट, वो हम बेचते हैं किराने स्टोर पर, बिजली वालों को भी नहीं। उन पे आपको एक बल्ब पे लगभग 5 रुपए के आसपास बच जाता है। माने पर डे अगर 100 बल्ब बेचते हो तो 500 रुपए का कैश आप लेके जाओ बच्चा। ठीक, तो अब क्या बचेगा इसमें, देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000, एक रिटर्न फॉर रिटेलर। रिटेलर्स के पास कितनी 10% हमने प्रॉफिट ले लिया, 22,000, 2,000 का हमारा रिटर्न आया। ठीक, रिटर्न ऑफ कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट विद 25%, 25,000 रुपए हमारा हो गया। कैश फ्लो जो हमारा जो कैश फ्लो था ना, उससे 25,000, जो 20,000 रुपए हमने कैश फ्लो वाले प्रोडक्ट में, लोकल बल्ब में, नॉन वारंटी बल्ब में बोला था 20,000 रुपए, उससे हमारे 20,000 25,000 बन जाएंगे। रिटेलर को जो 20,000 दिए वो 22,000 बन जाएंगे और प्रॉफिट जो ग्रॉस होगा वो ये होगा। अब इसके बाद आते हैं रिटर्न्स ऑफ एंड यूजर। एंड यूजर को बेच के हम क्या कमा पाएंगे, 30,000 में हमने इन्वेस्ट किया था, 80% प्रॉफिट मान लेते हैं 54,000, है ना, तो यानी 24,000 का मार्जिन हुआ 30,000 लगा के। अब हम सबको कैलकुलेट कर लेते हैं, ए बी सी तीनों कैलकुलेट करते हैं तो 1 लाख के पीछे हम पाते हैं 31,000 का प्रॉफिट। यानी कि टोटल जो 1 लाख लगाया था, अगर हम इन विधाओं में इन्वेस्ट करेंगे तो उस पे हम 31,000 रुपए कमाएंगे, यानी लगभग 30% का रिटर्न हम दूसरे तीसरे महीने से ले आएंगे। अब ये तो कहिए मैंने दूसरा तीसरा क्यों बोला, क्योंकि जब आप पहले महीने जाओगे आपको एक ऑर्डर मिल गया, वो आपकी किस्मत है। 3 महीने का अथक प्रयास चाहिए होगा, तब आप कहीं सीख पाओगे, तब कस्टमर आप पे भरोसा करेगा, दुकानदार आप पे भरोसा करेगा। जब 4 बार उसके काउंटर में जाओगे उसके बाद वो आपसे मटेरियल खरीदेगा। अब ये हमारा आ जाएगा, करना कैसे, प्रोफेशनल ड्रेसिंग सेंस। हमारा ड्रेसिंग सेंस बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए, बिहेवियर हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हमें कोई व्यसन है किसी भी तरीके का तो हम उससे ग्रसित होकर क्लाइंट के पास नहीं जाएंगे। वो हमारी अपनी पर्सनल शौक है, हम उसको बाद में पूरा करेंगे, अपने वर्किंग आवर में नहीं लेंगे उसको। व्यसन से मतलब है मसाला, स्मोकिंग, जो भी करता हो वो चीज नहीं करनी है। अट्रैक्टिव, इनोवेटिव, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। हमारी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे। प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस, क्योंकि आपके पास इतना फंड नहीं है कि आप अमिताभ बच्चन जी को दे दीजिए वो टीवी पे आपका ऐड करें। आपका ऐड कहां से होगा, आपकी आफ्टर सेल सर्विस से। जितनी अच्छी आफ्टर सेल सर्विस दोगे उतना रिपीटेड ऑर्डर मिलेगा। और ये सब चीजें मेरी एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं, ये सब चीजें मैं कर चुका हूं। हार्ड वर्क, 3 महीने का अथक प्रयास चाहिए। 3 महीने अगर आप अपने दे देते हो मुझको, तो मेरा वादा है कि आपको एक बने, जब कार आप सीखते हो ना तो पहले महीने आप फर्स्ट गियर पे जाओगे, दूसरे महीने दूसरे गियर पे जाओगे। अभी मैं आपको बोर्ड पे सिखा दूंगी कार ऐसे चलाना है, पहले पहला गियर लगाते हैं, फिर दूसरा लगाते हैं, फिर तीसरा लगाते हैं। तो क्या आप कार चला पाओगे? नहीं। चलाने के लिए आपको कार देनी पड़ेगी, आपको उसे चलाना पड़ेगा। पहले आप फर्स्ट गियर में मेहनत करोगे, वो आपका पहला महीना होगा।
फिर आप सेकंड गियर में जाओगे तो दूसरा महीना होगा, तीसरे महीने से थर्ड गियर में आपकी जेब में पैसे आना शुरू हो जाएंगे, और जब आप फोर्थ या फिफ्थ गियर पे जाओगे तो आप किसी के रोके नहीं रुकोगे, हो सकता है फिफ्थ गियर तक आते आते आप अपनी गाड़ी से जाओ। ठीक, हैव पेशेंस, पेशेंस की बहुत जरूरत है। पहले महीने कुछ ना है कोई दिक्कत नहीं, दूसरे महीने कुछ ना है कोई दिक्कत नहीं, आएगा। देखिए असफलता क्या होती है, असफलता कुछ भी नहीं होती है। अगर आप कभी भी असफल हुए हो तो आप एक असफल व्यक्ति से पूछो तो अपनी असफलता के तमाम बहाने बता देता है ना, बताता है। अगर मान लीजिए हम पूछे यहाँ पे किसी के नंबर कम क्यों आए, तो वो क्या बोलेगा, सर मेरी तबीयत खराब थी, या मैं स्टडीज पे कंटिन्यू नहीं कर पाया, या ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई ना कोई जेन्युइन रीजन देने की कोशिश करेगा जो ये जस्टिफाई करे कि जो उसके नंबर आए हैं वो इस वजह से आए हैं। ऐसा नहीं है, असफलता सिर्फ वही होती है कि आपने सफलता के लिए प्रयास में कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ दी। आपको ऑर्डर तभी मिलेगा, अगर कोई ऑर्डर आपका नहीं आता है तो वो तभी नहीं आता है कि आपने उस ऑर्डर के लिए 100% प्रयास नहीं किया। एडिसन 1000 ऐसे बार फेल होने के बाद बल बना पाए थे ना। जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा सर आप 1000 बार फेल हुए, आप डिमोटिवेट नहीं हुए? कह रहा कौन कहता है कि मैं फेल हुआ, कौन कहता है कि मैं फेल हुआ? मैंने 1000 ऐसे तरीकों का इन्वेंशन किया जिन पर लाख कोशिश कर लो आप बल्ब नहीं बना सकते। यानी असफलता का मतलब आप उससे कुछ सीखिए, अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कीजिए। यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैंने क्या बोला, 5 घरों में विजिट कीजिए, आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस अपने मेंटर से डिस्कस कीजिए। अगली बार जाइए, फिर 20 क्वेश्चन आएंगे, फिर डिस्कस कीजिए। अब एक प्रोडक्ट के ऊपर 100 से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे ना, और जिस दिन आपके पास 100 क्वेश्चन का ऑर्डर हो गया उस दिन कोई ऑर्डर आंसर हो गया, उस दिन कोई ऑर्डर कैंसिल होगा नहीं होगा। सोलर में भी यही है, सब चीजों में यही है। तो मेन चीज है कि मार्केटिंग बहुत पेशेंस की चीज है, लेकिन एक बार आप गाड़ी चलाना सीख गए तो किसी के भी रोके नहीं रुकेंगे। और नेटवर्क को बढ़ाने की सोचे। एक छोटा सा एग्जांपल दे करके मैं प्रेजेंटेशन का अंत करूंगा, फिर आप लोग अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे। आप एग्जांपल क्या है कि मैंने बोला बिजनेस उसका बड़ा जिसका नेटवर्क बड़ा। मैंने पतंजलि की बात की थी, और मैं बात करता हूँ रिलायंस जियो, इन दोनों कंपनी। इनकी केस स्टडीज बहुत जरूरी है जानना, ये कैसे सफल। ये ऐसे देखिए पतंजलि ने क्या किया, पतंजलि ने वो किया, अब बैजनाथ भी आयुर्वेदिक की दवाइयां बना रहा था, पतंजलि भी आयुर्वेद से शुरू किया ना, लेकिन पतंजलि ने कस्टमर के टेस्ट को समझा, ठीक, उसके वे ऑफ यूज को समझा। उसने दंत मंजन नहीं लिया, वो जानता था कस्टमर कोलगेट का कस्टमर है, कोलगेट के कस्टमर को दंत कांति पेस्ट दिया। उसने लेप नहीं दिए, आयुर्वेद में लेप होते थे ना पहले, चंदन का लेप और हल्दी का लेप नहीं दिए। उसने वही फेशियल वही फेस वॉश के रूप में उनको उतारा ना। कस्टमर का टेस्ट समझ के अपने प्रोडक्ट्स को लाए, उसी तरीके की पैकिंग्स में लाए। मैगी के लिए आटा नूडल्स लेकर आए तो अब कस्टमर को बहुत ज्यादा ऑप्शन ही नहीं दिया, वो तुरंत डाइवर्ट हो गया। ये चीज पतंजलि। और सबसे पहले क्या किया, योग के थ्रू नेटवर्क। देखो बिजनेस उसका बड़ा जिसका नेटवर्क। अब बात करते हैं, बड़ी कंपनी आज की डेट में बहुत होशियार है, वो अपना पैसा नहीं लगाती, वो सामने वाले से ही पैसा लगाते हैं। अब जियो का एग्जांपल लीजिए, जियो का सिम 2017-18 में फ्री में मिल रहा था ना, है ना। और जो भी गया उस समय सिम लेने तो एक काम करना पड़ता था, सिम फ्री में साल भर की सर्विस थी। क्या लगता है कोई कंपनी या कोई व्यापारी कुछ फ्री में दे सकता है? लेकिन जियो ने दिया था, और हम लोगों ने लिया भी था सबने। कैसे, किसने पे किया? उसको पे आपने किया। कैसे? उस समय जो भी सिम लेके गया था, तो याद होगा मोबाइल सेट क्योंकि 3G यूज करते थे सब, 4G सेट किसी के पास थे नहीं ज्यादातर लोगों के पास। तो जब सिम लेने जाना होता था तो हम लोग को बारकोड स्कैन कराने पड़ते थे। सेट का बारकोड स्कैन कराते थे तब सिम। क्यों जरूरत थी सिम खरीदने में? कौन से क्या मतलब? वो ये मतलब होता था कि ये दिस सेट इज सोल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ जीरो। एक प्रूफ हो जाता था कंपनी के पास। अब कंपनी, हम आपका प्रोडक्ट बिकवा रहे हैं अपना सिम दे करके, आप हमें कुछ ना कुछ रिवार्ड दोगे ना, यानी कि जो साल भर का पैसा था वो आपके सेट की कीमत है। और सोचिए इस विधा पे उसने कितने करोड़ का मार्केट खड़ा कर दिया, 14,000 करोड़ का मार्केट खड़ा किया।
उसके बाद फिर जब दूसरा फोन लेकर आए, उस समय सोचिए 500 रुपए में हम हर आदमी को मोबाइल लेंगे 4G छोटा वाला, माने मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास पे जाकर के उन्होंने हिट किया, उसको भी नहीं छोड़ा। अब 500 रुपए में देके लेकिन बुक कराइए, आज 500 दीजिए, फोन देंगे 6 महीने बाद, पहले महीने में 1 करोड़ फोन की बुकिंग हो गई। यानी आज हमारा प्लांट नहीं लगा है, हमारी जेब में 500 करोड़ रुपए आ गए, जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क। जब नेटवर्क, उसके बाद फिर क्या हुआ, आपसे पैसा लिया, लगाया, अब आप 500 रुपए वाले फोन के लिए लाइन लगनी पड़ती है, बुक कराना पड़ता है, नहीं कराना पड़ता है, आराम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेन चीज मेरा ये बताने का था कि सबसे पहले नेटवर्क पे फोकस कीजिए, अपनी मार्केट बनाइए। जब आपके पास मार्केट होगी, आज हमारी जैसे हम लोग जुड़े हुए हैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से, एक व्यापारी संगठन है, हमारा एक संगठन है, या आज हम यहाँ आए हैं केकेवी में, अभी मैं सड़क पर जा करके चारबाग के सामने इस तरीके से स्पीच दूंगा, कितने लोग सुनेंगे? नहीं सुनेगा कोई, उल्टा इधर उधर लोग फोन कर देंगे, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, होगा। और यहाँ पे क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आपका एक संगठन है, कॉलेज ने आपको संगठित करके रखा है, आप भी एक नेटवर्क हो, है ना। उसी तरीके से हमारा IIA भी एक नेटवर्क है जो कि व्यापारिक संस्थाओं का है। तो हमारे पास बैंक्स भी आते हैं, हमारे पास गवर्नमेंट भी आती है ना, हमारे पास सब कोई जाता है, बाबा रामदेव के पास सब कोई जाता है, राहुल गांधी भी जाते हैं कि बाबा जी मेरे साथ हो जाइए, और नरेंद्र मोदी भी आते हैं मेरे साथ हो जाइए। क्यों? क्योंकि सबको वोट चाहिए, सबको पता है उनका नेटवर्क बड़ा है ना। इसीलिए सबसे पहले अपना नेटवर्क बनाइए, नेटवर्क बनाने के बाद फिर कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए, उस प्रोडक्ट को उस नेटवर्क पे सर्कुलेट कीजिए। फिर जिस दिन आपको लगे कि आपको अब इतना नेटवर्क है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग लगाते ही ब्रेक इवन निकाल लूंगा, लागत निकाल लूंगा, फिर आप मैन्युफैक्चरिंग लगाइए, अपनी फैक्ट्री लगाइए, उन्नति कीजिए, खुद भी उन्नति कीजिए, लोगों को उन्नत कराइए, आर्थिक क्रांतिकारी बनिए और देश को आगे लेके जाइए। अब बताइए कितने लोग आर्थिक क्रांतिकारी बनना चाहते हैं? बहुत कम लोग हो गए। बहुत कठिन प्रेजेंटेशन दे दी क्या हमने? अभी कोई उद्यमी नहीं बनना चाहता? चलिए ठीक है, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों ने कुशल श्रोता बनकर हमारे वक्तव्य को सुना होगा, और अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमसे बता सकते हैं। और अगर कभी भी कुछ कोई चीज की ट्रेनिंग लेनी हो, बल्ब कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करना चाहते हैं, तो आप ट्रेनिंग के लिए अपने आचार्यों से बात कर सकते हैं, ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करा देते हैं। धन्यवाद। बस 5 मिनट आप लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट लेने आ रहा है। अभी ये प्रश्नकाल चल रहा है, किसी भी बच्चे को सर ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा सा रह गया था, मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे मार्केटिंग करता हूं। आपकी तालियों की आवाज बताएगी कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे सिस्टम भैया इसलिए नहीं लग सकता है, कुछ विलेजेस में लग सकता है, कुछ विलेजेस में नहीं लग सकता है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है एरिया में जो सर्विस प्रोवाइडर है आपका, उसकी उसके सर्विसेज उस एरिया में है कि नहीं है। क्योंकि इसमें क्या है, गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट होता है कि वो टाई अप होता है कि आपकी वो जो एक्स्ट्रा बिजली है वो ले लेते हैं। गाँव में लगता है वाले लोग कराते हैं, लेकिन हर गाँव में अभी पॉसिबल नहीं। और दूसरा क्या है कि इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि लाइट जब जाती है तो आपका प्लांट बंद हो जाता है। पर अभी भी गांव में सप्लाई उतनी अच्छी नहीं है, वोल्टेजेस की प्रॉब्लम है, उस चीज़ की प्रॉब्लम है, तो आपको ऑन ग्रिड में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा नहीं। लग सकता है लेकिन फायदा नहीं मिलेगा। कुछ गाँव में लग सकता है लेकिन फायदा नहीं मिलेगा। जहाँ पे प्रॉपर पावर सप्लाई आ रही हो वहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम सक्सेस ये हम एक्सपोर्ट कर तो पाए। लेकिन ऑन ग्रिड में क्या होता है ना, आपका घर पावर आउट हो जाता है, तो जब लाइट बंद जाती है, पावर कट होता है, मान लो कोई फॉल्ट है तो वहाँ शट डाउन कर देगा ट्रांसफार्मर। तो आपने लाइट बना के भेज दी तो आदमी काम कर रहा हो तो मर जाएगा। इसलिए वो उसमें एक सेंसर लगा होता है जो कि प्लांट ही बंद कर देता है जब वो शट डाउन। तो मान लीजिए 4 घंटे पावर कट है, आपका प्लांट बंद रहेगा, धूप बेकार हो गई। इसलिए गाँव में सक्सेस
उम्मीद है आपकी जिज्ञासा का समाधान हुआ होगा। अभी और कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछना चाहता है? नहीं होगा। बहुत अच्छा इन्होंने अपना उद्बोधन दिया, यहाँ पे बहुत विस्तार से सोलर पैनल के बारे में बताया है। पीछे प्लीज कीप साइलेंस फॉर 5 मिनट्स ओनली। रखा है 5 मिनट और पेशेंस रखिए। ये सारे जो कार्यक्रम की श्रृंखला चल रही है वो आप ही लोगों के फायदे के लिए है, आप लोगों के भविष्य के लिए है, और आप लोगों की उपस्थिति यहाँ बताती है कि आप अपने भविष्य के लिए कितने सजग हैं, और आपका व्यवहार बताता है कि आप अपने भविष्य के लिए कितने सजग हैं। इस कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता हैं श्री अभिनव श्रीवास्तव जी, उनको मैं अपनी तरफ से तो धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, और साथ ही अपने प्राचार्य जी को यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ कि कृपया वो मंच पे आएँ, हम विद्यार्थियों के लिए अपना आशीर्वचन भी दें और हमारे मुख्य अतिथि को धन्यवाद भी ज्ञापित करें। उद्यमिता प्रकोष्ठ BSNB PG कॉलेज द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित अभिनव श्रीवास्तव जी, उद्यमिता प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर राम कुमार जी, प्रोफेसर दीपक श्रीवास्तव जी, यहाँ पे उपस्थित अन्य सभी शिक्षकगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, 2 मिनट बेटा, 2 मिनट और शांति से बैठ जाओ, उसके बाद फिर बाहर निकलते ही अपने रंग में आए। उद्यमिता प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम आपके लिए ही था, इस सोच के साथ था कि आप में से कुछ लोग जो नौकरी की ओर ज्यादा आकृष्ट नहीं होना चाहते हैं, वो स्वयं अपने लिए कुछ रोजगार का अवसर खड़ा कर सके और दूसरों को भी रोजगार देने का काम कर सके। ठीक है कि ये काम 1 दिन का नहीं है, 1 घंटे का नहीं है, कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि आप 1 घंटे के किसी सेशन में इतने सक्षम हो जाएं कि तत्काल आप अपना इंडस्ट्री खड़ा कर लें, लेकिन ये शुरुआत है, ये आपके लक्ष्य को एक दिशा देने का कार्य है। इंजीनियर श्रीवास्तव की शुरुआती बातें मैंने सुनी थी, बाद में कुछ ऑफिशियल वर्क की वजह से मुझे जाना पड़ा था, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से अगर कुछ लोग, 10 लोग भी थोड़े से उद्यमी बनने की दिशा में सोचना शुरू कर दें तो हमारा ये सेशन काफी सफल सेशन माना जाएगा। अभी मैं सुन रहा था अभी सोलर पे बच्चे की क्वेरी और आपका जवाब, तो सोलर और एलईडी को लेकर के आप लोगों ने श्रीवास्तव जी की बातों को ध्यान से सुना होगा, और निश्चित रूप से आपके मन में कुछ विचार इस तरह के आने लगे होंगे कि शायद इस काम को हम कर सकें, या थोड़ी मेहनत करें तो इस तरह का कोई और काम हम कर सकें। हमारे कॉलेज का ये जो उद्यमिता प्रकोष्ठ है वो आपके इसी मन के विचार को और प्रस्फुटित करने, उस पर पल्लवित करने के लिए बनाया गया है। आपको जिस भी तरह के सहयोग की आवश्यकता होगी, हमारे उद्यमिता प्रकोष्ठ के शिक्षकगण और यहाँ पे जो जिला उद्योग केंद्र है, वहाँ से हम आपके लिए सहयोग और आर्थिक सहायता, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था कराएंगे। अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो आप चाहेंगे तो हम सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको भी बुलाएंगे, उनसे भी लेक्चर करवाएंगे, उनसे आपकी बातचीत करवाएंगे, कैसे आपको लोन मिल सकता है, क्या क्या आपको करना होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पर्पज हम लोगों का ये है कि आप में से कुछ लोग जरूर ऐसे निकलें जो अपने आगे वाले जीवन को एक सफल उद्यमी के रूप में बना सकें। पिछले लगभग 1.5 घंटे में श्रीवास्तव जी ने आपको ढेर सारी बातें बताई होंगी। मैं अपनी ओर से और महाविद्यालय परिवार की ओर से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप यहाँ पे आए, अपने व्यस्त समय में से हमारे बच्चों के लिए समय निकाले और इनका मार्गदर्शन किए। हमारे बीच में विपिन गुप्ता जी भी आए थे, जो हमारे BSNB एजुकेशनल
सोसाइटी के या इंस्टीट्यूट के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैं उनकी अनुपस्थिति में ही सही उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला। हमारे इंटर कॉलेज के बच्चे और अध्यापक लोग भी आए हुए हैं, उन लोगों को भी धन्यवाद। और बच्चे जो इतनी देर से हमारी इन बातों को सुन रहे हैं और सुनने के बाद अब उसको बुनेंगे, उनको भी धन्यवाद। लेकिन विशेष धन्यवाद उद्यमिता प्रकोष्ठ के प्रोफेसर राम कुमार जी, प्रोफेसर मधु भाटिया जी, हमारे प्रबंध समिति को, जो कि नित्य नई नई चीज़ों को आपके लिए सोचते हैं और ले आते हैं। हम आने वाले समय में आपके लिए इस तरह के और प्रोग्राम करेंगे और निश्चित रूप से आपको इस दिशा में अगर आपका मन है तो हम हर सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। के साथ बहुत देर से इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। अभी ये कार्यक्रम समाप्त हो रहा है और बाहर आपके लिए जलपान की जलपान की व्यवस्था की गई है। तो आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा अनुशासन बनाए रखते हुए पीछे वाले गेट से बाहर जाएंगे और अपना अपना जो भी ब्रेकफास्ट आपको दिया जा रहा है वो लेके आप अपने घर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।